मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ एक कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसे जारी रख सकूँ। दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 241। ब्रह्मांड में मुनरो परिवार के प्रतीक के साथ एक ब्रह्मांडीय ताना जहाज हल्की गति से उड़ रहा था। होंगकी सुप्रणेट द्वारा योजनाबद्ध मार्ग का अनुसरण करते हुए यह परिचितता के साथ प्राकृतिक वर्महोल के माध्यम से चला गया और धीरे-धीरे प्राचीन युद्ध क्षेत्र एल्की वे में गहराई तक चला गया। यह समुद्री डाकू समूह जानकारी इकट्ठा करने में बहुत अच्छा है। यह सोचना कि वे इतने सारे प्राकृतिक वर्महोल्स को जानते हैं, प्राचीन युद्ध क्षेत्र के 99% स्टारशिप से बेहतर है। मुनरो मेंगजू ने राडार पर कड़ी नजर रखी। उसके शरीर की रेखा चीते की तरह थी और वह बेहद खूबसूरत थी। दुर्भाग्य से 4.50 प्रकाश वर्ष आगे एक ब्रह्मांडीय वर्महोल है, लेकिन वे प्रवेश नहीं कर सकते। मुनरो रुइवेन के हाथ में रेड वाइन का गिलास था, उसके गोरे चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। आखिरकार यह सिर्फ एक कमजोर दो सितारा समुद्री डाकू समूह है। उनके पास एक ब्रह्मांडीय वार्प स्टारशिप भी नहीं है। मुनरो मौलाओं की व्याग्र आंखें चमकीली थीं। आप ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ तक कि हम 10,000 कॉस्मिक डॉलर की लागत वाला एक कॉस्मिक वॉर्प जहाज भी नहीं खरीद सकते। यह सब लॉर्ड जिंगकियो का धन्यवाद है। मुनरो रुइवेन मुस्कुराए। इस समुद्री डाकू समूह के कुछ समर्थक हो सकते हैं। यदि आप कर सकते हैं तो उन्हें उकसाने की कोशिश न करें। हमारा लक्ष्य केवल वांग ये है। वह कमीना सच में दौड़ना जानता है। मुनरो मेंगजू ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। यह पहली बार था जब उसका सामना ऐसे चालाक कॉलोनी ग्रह मानव से हुआ था। यह सोचना कि वह उन्हें मूर्ख बना सकता है। यदि यह उसके कप्तान की बुद्धिमत्ता के लिए नहीं होता तो वह अभी भी मूर्खतापूर्ण तरीके से वहीं इंतजार कर रही होती। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि दुश्मन पहले ही भाग चुका है। उसे अब कोई मौका नहीं मिलेगा। मुनरो रुइवेन ने इत्मीनान से अपना रेड वाइन का गिलास घुमाया। शायद वह मुनरो परिवार के बारे में पूरी तरह से भूल गया है, लेकिन जल्द ही उसे एक लौकिक परिवार के प्रभुत्व की भयावहता याद आएगी। लौकिक उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। एक छोटे से उपनिवेश ग्रह का एक छोटा इंसान कभी जीवित नहीं रहेगा। स्तर 6 ब्रह्मांडीय योद्धा 12%। स्तर 7 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता 40%। एक योद्धा के रूप में स्तर 6 तक पहुंचने के बाद वांग ये ने कुछ दिनों तक खेती करना जारी रखा। जब वह स्तर 5 पर था तब की तुलना में दक्षता बहुत धीमी थी। एक ब्रह्मांडीय योद्धा के रूप में स्तर 6 तक पहुंचने के बाद उसका शरीर धीरे-धीरे संतृप्त हो गया क्योंकि वह मध्यवर्ती और उन्नत स्तरों के बीच की बाधा के करीब पहुंच गया था। एक ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में मेरे सुधार की तुलना में प्रगति तेज है। वांग ये को अभी भी याद है कि उन्हें बंधनों का एहसास तभी शुरू हुआ था जब एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी प्रगति 50% से अधिक हो गई थी। इसके विपरीत उसके शरीर में रुकावट बहुत तेजी से आई। बिल्कुल नए परिवर्तनों के साथ एक बिल्कुल नया शरीर। वह अब ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह से जुड़ गया था और स्थानिक नियंत्रण की उसकी समझ बढ़ गई थी। बज 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 जैसे ही वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला, उनके शरीर से तीव्र बिजली ऊर्जा उत्सर्जित हुई। स्तर 7 ब्रह्मांडीय योद्धा 25%। स्तर 7 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता 72%। जब तक ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित हो गई, तब तक एक ब्रह्मांडीय योद्धा के रूप में उनकी ताकत का स्तर अंततः एक ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी ताकत के स्तर तक पहुंच गया था। एक योद्धा के रूप में उनकी ताकत में एक नया परिवर्तन आया था। सबसे स्पष्ट सुधार उनकी मजबूत काया थी। इसके बाद स्थानिक नियंत्रण और युद्ध ऊर्जा में महारत हासिल हुई। जहां तक उसके स्तर में वृद्धि की बात है, तो वह अब पहले से ही बहुत ऊंचे स्तर पर था। यदि वह इसे फिर से बढ़ाना चाहता है, तो उसे संभावित अंकों की आवश्यकता होगी। कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद वांग ये ने थंडर प्राचीन विकास तकनीक की तुलना प्राइमल कॉस्मिक इवोल्यूशन तकनीक से की। वे लगभग एक जैसे ही थे। दोनों एक ही स्तर की शीर्ष विकास तकनीकें थीं। अंतर यह था कि उनका शरीर प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक के साथ अधिक अनुकूल था, इसलिए उनकी साधना की गति थंडर प्राचीन इवोल्यूशन तकनीक की तुलना में थोड़ी तेज थी। इसका कारण यह था कि थंडर प्राचीन विकास तकनीक के लिए उसे थंडर की उत्पत्ति के साथ संगत होना आवश्यक था। साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, उसके वज्रगुणी शरीर की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। इस स्तर पर उनके लिए थंडर प्राचीन विकास तकनीक का महत्व स्वयं स्पष्ट था। केवल यह तथ्य कि यह किसी के भौतिक शरीर की साधना की ऊपरी सीमा को बढ़ा सकता है, पहले से ही अमूल्य था। जेड कार्विंग लाइट बॉल नंबर 5, वांग ये ने ध्यान से सोचा। उसके पास एक जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद थी जो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी और इसका प्राइमल स्टार के साथ एक अस्पष्ट रिश्ता था। अपने दूसरे दृश्य के दौरान प्राइमल स्टार की प्रतिक्रिया पहली बार की तुलना में बहुत मजबूत थी। वह सीधे डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी के लिए आइए इसे लगातार करते रहें। वांग ये ने कुछ समय के लिए प्राइमर्डियल स्टार में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि वह किसी अज्ञात अस्तित्व को ट्रिगर कर देंगे। वह आकाशगंगा जो ब्रह्मांड से भी पुरानी थी, उसमें अनंत रहस्य थे। मुख्य आभासी दुनिया की तीसरी रिंग में क्लाउड फॉरेस्ट कोर्टयार्ड। जी डैनली और बाई एन शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे, तभी अचानक दूर से एक छाया चमकी और वांग ये की आकृति दिखाई दी। हाँ, क्या दुर्लभ मेहमान है। वांग ये, आपने अंततः अपनी एकांत साधना पूरी कर ली है। जी डानली मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। बाई एन ने उधर देखा और विनम्रता से सिर हिलाया। उसने एक सज्जन व्यक्ति की तरह अपनी शराब पी और वांग ये को आते हुए देखा। आप कुछ अलग लग रहे हैं। ओह, जी डानली को अचानक याद आया और उसने आश्चर्य से पूछा, वांग ये, आपने थंडर प्राचीन विकास तकनीक में महारत हासिल कर ली है। वांग ये ने सिर हिलाया और बैठ गए। उसने लापरवाही से मेज पर रखा खाना उठाया और 2 टुकड़े खाए। मांस की सुगंध हवा में फैल गई और वह स्वादिष्ट था। आपकी समझ काफी अच्छी है। जी डैनली की छोटी आंखें प्रशंसा और जिज्ञासा से भरी थीं। शीर्ष स्तरीय विकास तकनीक की खेती की गति कैसी है? साधना की गति बहुत तेज है और यह मेरी कोशिकाओं में भी सुधार कर सकती है। वांग ये ने इसे जी डानली से नहीं छिपाया। जी डानली ने अपनी जीभ चटकाई। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। मैंने अब तक केवल संपूर्ण द्वितीय स्तरीय विकास तकनीकों की कल्पना की है। सबसे महत्वपूर्ण बात अनुकूलता है। यदि अनुकूलता पर्याप्त नहीं है, तो बाद के चरणों में सुधार करना बहुत मुश्किल होगा और साधना की गति और धीमी होती जाएगी। बाई एन की अभिव्यक्ति शांत थी। मेरे शिक्षक ने भी यही बात कही थी। जी डानली ने बार-बार सिर हिलाया और वांग ये की ओर देखा। भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या आप अपनी विकास तकनीक को बदलने जा रहे हैं या क्या आप थंडर प्राचीन विकास तकनीक की खेती जारी रखना चाहते हैं? वांग ये ने कहा, मैंने पहले ही चरण 2 तक खेती कर ली है, इसलिए मुझे अभी ऐसा नहीं लगता। चरण 2? पहले से ही चरण 2? बाई एन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका शराब का कप हवा में ही रुक गया। जी डैनली एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने आश्चर्य से वांग ये की ओर देखा। यह इतनी जल्दी? हाँ। वन के बाद गड़गड़ाहट की उत्पत्ति के साथ संगत हो गया। सुधार बहुत तेजी से है। वांग ये ने कहा। बाई एन ने सोच समझकर कहा, यह सिर्फ गड़गड़ाहट की उत्पत्ति नहीं है, ठीक है। ऐसी साधना गति के साथ यह बहुत संभावना है कि आप इसके साथ काफी अनुकूल हैं। ऐसा लगता है कि यह एक अवसर है। यह एक विकास तकनीक है जो आपके लिए बिल्कुल सही है। शायद, वांग ये मुस्कुराए। यदि किसी को उस चीज पर उंगली रखनी है जो विकास तकनीक के अनुकूल है, तो वह जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद होनी चाहिए। यह अफसोस की बात है कि आपके पास वांग ये का खून खराबा नहीं है। जी डानली ने अफसोस के साथ कहा। अन्यथा शीर्ष श्रेणी की थंडर एशियन इवोल्यूशन तकनीक के साथ आपकी योद्धा क्षमता मुझसे कहीं अधिक हो सकती है।
लाइटनिंग विशेषता रक्तरेखा। थंडर प्राचीन विकास तकनीक को विकसित करने के बाद यह वास्तव में एक अच्छी दिशा थी। क्या कोई अच्छी गड़बड़ाहट विशेषता रक्तरेखाएं हैं? वांग ये ने लापरवाही से पूछा। सूचीबद्ध करने के लिए बहुत सारे हैं। उदाहरण के लिए प्रथम श्रेणी थंडर गॉड ब्लड लाइन, पर्पल क्लाउड थंडर, ट्रिब्यूलेशन थंडर किंग इत्यादि सभी प्रसिद्ध ब्लड लाइन हैं। जी डैनली ने आह भरी। बाई एन ने अपनी शराब पी और शांति से कहा, मनुष्यों की मौलिक वंशावली की तुलना राक्षसों से नहीं की जा सकती। वे हमारी तुलना में दुनिया के करीब हैं और तत्वों में उनकी अनुकूलता और उपलब्धियां अधिक गहरी हैं। वांग ये ने सिर हिलाया। हाँ, बस इसके बारे में सोचो। जी डानली जोर से हंसे। रक्तरेखाएं पूर्व निर्धारित होती हैं। आपके रक्त, माता-पिता, जन्म के ग्रह और अन्य कारकों के आधार पर यदि आपके पास यह है, तो आपके पास है। यदि आपके पास नहीं है, तो आप नहीं होंगे। जब तक कि आपके पास कोई न हो, बाई एन को जोड़ा गया। वांग ये मुस्कुराए। कब्जा नहीं होगा, लेकिन उसके पास वंश प्राप्त करने का एक और मौका था। दोनों के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद वांग ये स्लोटर के आभासी ब्रह्मांड DN 0.7 की अनंत दुनिया की ओर चले गए। यह 7 बड़ी आभासी दुनियाओं में से एक थी। डॉली भी यही है। वांग ये ने अपनी मित्र सूची में डॉली का आइकन चमकता हुआ देखा। एक ब्रह्मांडीय साहसी के रूप में उसके लिए पूरे वर्ष वध की अनंत दुनिया में रहना स्वाभाविक था। यहाँ न केवल 3 मोड थे, अर्थात प्रशिक्षण क्षेत्र, वध क्षेत्र और अखाड़ा, बल्कि कॉस्मिक एडवेंचरर एसोसिएशन का प्रवेश द्वार भी था, जिससे कॉस्मिक एडवेंचरर्स को किसी भी समय मिशन स्वीकार करने की अनुमति मिलती थी। जब तक मिशन की आवश्यकताएं और दायरा निर्धारित हैं, कॉस्मिक एडवेंचरर एसोसिएशन मिशन को भेज देगा। यह बहुत सुविधाजनक था। निस्संदेह वांग ये इस सब से बहुत परिचित थे। अब एक समुद्री डाकू के रूप में वह दुश्मन के प्रवाह से परिचित कैसे नहीं हो सकता है। हालांकि डॉली अभी कॉस्मिक एडवेंचरर्स एसोसिएशन में नहीं थी, वह अखाड़े में थी। लड़ाई देखो, वांग ये ने पुष्टि की। उसकी आकृति चमक उठी और उसके सामने का दृश्य बदल गया। प्रथम व्यक्ति के दृष्टिकोण से वह एक भ्रामक प्रभामंडल के तहत मैदान के बाहर खड़ा था और गहन लड़ाई देख रहा था। एक तरफ डॉली थी, जिससे वह बहुत परिचित था। उसके बैंग्स थे और उसके बालों को डबल बन में रखा गया था। उसके हाथों में 2 हथियार थे, एक छोटा और एक लंबा। उसकी पीठ, कमर और जूतों पर अनगिनत हथियार लटके हुए थे, जिससे वह एक शस्त्रागार की तरह दिखती थी। उसका प्रतिद्वंद्वी 2 मीटर लंबा एक व्यक्ति था, जिसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। उसकी आभा पर्वत के समान थी और उसके आक्रमण अत्यंत प्रबल थे। उसकी कुल्हाड़ी तकनीक आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर सकती थी। हर हमले से ऐसा लग रहा था जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। उस व्यक्ति की आक्रमण शक्ति, क्षेत्र और नियंत्रण अत्यंत भयानक था। ऐसा लगता था कि उसकी विशाल कुल्हाड़ी में स्वयं का जीवन था और उसका इरादा तीव्र था। वांग ये को ऐसा लगा मानो वह ही दूसरे पक्ष का सामना कर रहा हो। घुटन का एक अपरिहार्य एहसास था। हालांकि डॉली काफी फुर्तीली थी और बिल्कुल भी रोक-टोक नहीं करती थी। उसने अपने शरीर के सभी हिस्सों से प्रकट होने और विशाल कुल्हाड़ी से सभी दिशाओं से भारी आदमी पर हमला करने के लिए अपने हथियारों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया। ऐसा लग रहा था मानो एक ही समय में उसके अनगिनत आक्रमण हो रहे हों। वह बहुत तेज थी। डॉली का स्थानिक नियंत्रण और हमले बेहतर थे। धीरे-धीरे उसने उस हट्टे-कट्टे आदमी के हमलों को कुतर दिया और धीरे-धीरे बढ़त हासिल कर ली। आसमान में मौजूद हथियार गिर गए और नियंत्रित हथियारों की संख्या वांग ये की समझ से कहीं अधिक हो गई। डॉली के पास न केवल अनगिनत हथियार थे, बल्कि उसकी आक्रमण शक्ति भी काफी शक्तिशाली थी। ची ची डॉली ने विशाल कुल्हाड़ी से उस व्यक्ति की रक्षा को तोड़ दिया और जीत हासिल की। जब वांग ये ने कुल्हाड़ी वाले आदमी को 34 सितारों से 33 सितारों पर गिरते देखा, तो उसकी आकृति गायब हो गई। प्रकाश की एक सफेद किरण ने डॉली को घेर लिया और उसने जो ऊर्जा खर्च की थी वह तुरंत बहाल हो गई। अखाड़े में हथियार सभी दिशाओं से उसकी ओर उड़ रहे थे। फिर वह मुस्कुराई और वांग ये की ओर मुड़ी। अंतरिक्ष को बंद करने वाली प्रकाश किरणें गायब हो गईं। तुम यहाँ क्यों हो? डॉली ने सिर झुकाया और मुस्कुराई। मैं बस इधर-उधर टहल रहा था और संयोगवश तुम्हें यहाँ देखा। वांग ये हंसे। डॉली ने कंधे उचकाते हुए कहा, जब मैं किसी मिशन पर नहीं होती, तो मैं अक्सर अपने युद्ध कौशल को निखारने के लिए यहाँ आती हूँ। मैं देख सकता हूँ कि हालांकि वांग ये ने केवल आधी लड़ाई देखी थी, डॉली हाथापाई और लंबी दूरी के हमलों दोनों में बहुत कुशल थी। यह स्पष्ट था कि वह यहाँ नियमित थी। यह कैसा रहेगा? हम कुछ चालें क्यों नहीं बदल लेते? डॉली ने अपने हाथ में हथियार घुमाया, जिससे 2 गड्ढे दिखाई दिए। भविष्य में इसके लिए मौका मिलेगा। वांग ये ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। यदि वे अब लड़े, तो यह झगड़ा नहीं, बल्कि विध्वंस होगा। लेवल 7 कॉस्मिक लाइफ फॉर्म के रूप में उसके पास सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने की शक्ति भी नहीं होगी। ताकत या क्षेत्र की परवाह किए बिना वे एक दूसरे से बहुत अलग थे। फिर ठीक है, डॉली मुस्कुरा दी और उस पर कोई दबाव नहीं डाला। यदि आप रुचि रखते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए लड़ाई देख सकते हैं। मैं दूसरे प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने जा रहा हूँ। जरूर, अपनी मदद करो। प्रकाश की भ्रामक किरणें एक बार फिर अखाड़े के चारों ओर दिखाई दी, जिससे स्थान स्वतंत्र रूप से सील हो गया। वांग ये ने किनारे बैठकर बिग वर्चुअल वर्ल्ड नंबर 7 के नियमों की जांच की। यहाँ 3 मुख्य आयोजन स्थल थे। वे प्रशिक्षण क्षेत्र, वध क्षेत्र और अखाड़ा थे। प्रत्येक अलग-अलग युद्ध आवश्यकताओं और लक्ष्यों वाले मनुष्यों के लिए था। प्रशिक्षण क्षेत्र सर्वाधिक स्वतंत्रता वाला क्षेत्र था। विभिन्न विरोधियों का चयन किया जा सकता है और विभिन्न स्थान स्थापित किए जा सकते हैं। दोस्तों के बीच झगड़ों के साथ-साथ सभी प्रकार की विशिष्ट लड़ाइयों को प्रशिक्षण क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है। इससे DIY का एहसास हुआ। वध क्षेत्र में असीमित स्तर थे जो सीढ़ियों की तरह थे। उच्च श्रेणी के वध क्षेत्रों पर चढ़ने के लिए कोई अपनी ताकत का उपयोग कर सकता है। यहाँ ब्लू प्लैनेट के मून वेव के समान रैंकिंग थी, जिसने मानव विशेषज्ञों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रेरित किया। अखाड़ा वहीं था जहाँ वह अब था। इसमें IVI, 2v2, 5v500 PVP, 1000 PVP, 10000 PVP आदि थे। उनमें से EV सबसे लोकप्रिय था और प्रतिभागियों की संख्या सबसे अधिक थी। हर कोई स्पष्ट रूप से द्वंद्व को प्राथमिकता देता था। प्रतिभागियों को उनकी ताकत के स्तर के आधार पर विभाजित किया गया था। लौकिक जीवन रूपों का सामना केवल लौकिक जीवन रूपों से ही होगा। सुपरस्टार लाइफ फॉर्म्स का मुकाबला केवल सुपरस्टार लाइफ फॉर्म्स से होगा। नियम भी बहुत सरल थे। जब समान संख्या में सितारों वाले प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला किया जाता है, तो लगातार 10 जीत से किसी के सितारे बढ़ जाएंगे और लगातार 3 हार से किसी के सितारे कम हो जाएंगे। प्रत्येक स्तर में अधिकतम 100 सितारे थे। जिस कम समय में वांग ये नियम पढ़ रहे थे, डॉली ने 2 और विरोधियों को हरा दिया था, जो 34 सितारों से 35 सितारों तक पहुंच गया था। उसके बाद उसने लगातार 3 और राउंड जीते, लेकिन चौथे राउंड में वह एक और नाजुक और कमजोर महिला से हार गई। वहां कोई न कोई बेहतर तो होना ही था। वांग ये ने भावुक होकर आह भरी। कमजोर औरत ने बस एक भ्रम फैलाया और डॉली हार गई। पूरी लड़ाई 1 सेकंड से भी कम समय तक चली। लौकिक स्तर की लड़ाइयों ने उसकी आंखें खोल दी। सच्चे विशेषज्ञ अक्सर अप्रत्याशित होते थे। यह डॉली जैसी एक अगोचर छोटी लड़की हो सकती है, या यह एक हानिरहित सुंदर महिला हो सकती है। वांग ये वध की अनंत दुनिया में बहुत लंबे समय तक नहीं रहे। वर्तमान समय के लिए अपनी युद्ध कौशल को निखारने का कोई खास मतलब नहीं है। आखिरकार वह अभी भी तेजी से सुधार के दौर में था। मुख्य बात यह थी कि उसकी शक्ति का स्तर शीघ्रता से बढ़ाया जाए। लक्ष्य, डार्क एनर्जी लेवल लाइफ फॉर्म। ब्रह्मांड में एक प्राकृतिक वर्महोल के बाहर मुनरू गार्ड्स का स्टारशिप एक विशाल की तरह किनारे पर खड़ा था, धैर्यपूर्वक अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था।
ब्रह्मांडीय वर्महोल के माध्यम से टेलीपोर्टिंग द्वारा यात्रा करने के बाद वे तूफान समुद्री डाकू से पहले वर्महोल पर पहुंच गए थे। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, कॉलोनी ग्रह मानव वांग ये। अब बात सिर्फ उनके चेहरे की नहीं रही। वांग ये कॉलोनी ग्रह से भाग गया था और कॉलोनी इंस्पेक्टर के साथ साथ मुनरो गार्ड के सदस्यों को भी मार डाला था। वह अब मुनरो परिवार का दुश्मन था और चिमिंग परिवार के इनाम पर वांछित अपराधी था। उन्हें उससे छुटकारा पाना था। वर्तमान खुफिया जानकारी के अनुसार तूफान समुद्री डाकू एक ब्रह्मांडीय दिन में प्राकृतिक वर्महोल पर पहुंचेंगे। मुनरो रुइविन शांत और संयमित थे। उन्हें उस मिशन की तनिक भी चिंता नहीं थी जो पूरा होने वाला था। हालांकि वांग ये ने मुनरो गार्ड्स की नवी टीम का सफाया कर दिया था, लेकिन उन्होंने केवल रणनीति पर भरोसा किया था। ताकत के मामले में इनमें बहुत बड़ा अंतर था। योग्यता के मामले में भी ऐसा ही था। वह मुनरो रुइविन, मुनरो गार्ड्स की सभी टीमों के बीच मिशन पूरा करने की दर सबसे अधिक थी। लॉर्ड जिंगक्यू द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता था। इस बार कोई अपवाद नहीं होगा। एकमात्र लौकिक स्तर का व्यक्ति उसकी पकड़ से बच नहीं सकता था। तूफान मुख्य नियंत्रण कक्ष। प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार का टुकड़ा फिर से चमक उठा। वांग ये यूमिन के स्थान पर मुफ्तखोरी कर रहा था और उसने खुद को बिल्कुल भी बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं माना। हाँ, यह एक ब्रह्मांडीय वर्महोल प्रतिक्रिया है। दादी बाई ने स्थान पर ताला लगा दिया है, यूमिन ने कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह वही होना चाहिए जिस पर प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार के टुकड़े ने पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। डबल कनेक्शन, वांग ये समझ गए। यूमिन ने कहा, दूरी और ऊर्जा प्रतिक्रिया को देखते हुए यह होना चाहिए। यह अफसोस की बात है कि हमारा स्टारशिप पर्याप्त मजबूत नहीं है, अन्यथा हम इसके माध्यम से यात्रा करने का प्रयास कर सकते हैं और बहुत समय बचा सकते हैं। वांग ये ने अपने तारों वाले आकाशगंगन पर मानचित्र को देखा। वह वर्महोल के माध्यम से यात्रा करना और अपनी आपूर्ति को फिर से भरना चाहता था। यूमिन के अनुसार वे पहले से ही मानव जाति, दानव जाति और शैतान जाति के बीच युद्ध क्षेत्र के करीब थे। यहाँ मनुष्यों द्वारा निवास किए गए बहुत से जीवन ग्रह नहीं थे। वह स्थान अन्वेषण की सीमा के बराबर था और उसका वहां भाई ठीक सामने था। पुनः स्टॉक करने के लिए निकटतम स्थान वह क्षेत्र था जहां उन्होंने ब्रह्मांडीय साहसी से लड़ाई की थी। वहां कई कृत्रिम वर्महोल थे जो डैनहोंग ग्रह तक पहुंचे, जो आकाशगंगा में कुछ 6 सितारा जीवन ग्रहों में से एक था। हालांकि अब वापस जाना बहुत दूर होगा। वह एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकता था। क्या आगे की लड़ाई तीव्र है? वांग ये ने पूछा। बहुत, यूमिन ने सिर हिलाया। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि उन्हें 7 सितारा जीवन वाला ग्रह मिला है। कोई भी हार नहीं मानना चाहता, इसलिए वे गतिरोध में हैं। किसी ग्रह पर जीवन का स्तर जितना ऊंचा था, वह उतना ही अधिक मूल्यवान था। यह 7 सितारा जीवन ग्रहों के लिए विशेष रूप से सच था। उन्हें पहले से ही उच्च श्रेणी के जीवन ग्रह माना जाता था और वे संपूर्ण जीवन रूपों का पोषण कर सकते थे। इसके अलावा 7 सितारा जीवन वाला ग्रह न केवल अपने आप में मूल्यवान था, बल्कि इसका सामरिक महत्व भी था। आकाशगंगा के आकार के साथ केवल 10 7 सितारा जीवन ग्रह थे, जो उन्हें बहुत दुर्लभ बनाते हैं। 8 सितारा जीवन ग्रह अस्तित्व में नहीं हो सकते हैं, इसलिए प्रत्येक 7 सितारा जीवन ग्रह निश्चित रूप से एक ऐसा स्थान था जिसके लिए 3 जातियां लड़ेंगी। अगर मैं उस समय सैन्य शिविर में शामिल हो गया होता, तो मैं अभी अग्रिम पंक्ति में होता, अपना खून बहा रहा होता और 7 सितारा जीवन वाले ग्रह के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा होता। वांग ये को इंसानों के लिए लड़ने के लिए सैन्य शिविर में शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर यह एक ब्रह्मांडीय राष्ट्र के लिए लड़ रहा था, तो वह थोड़ा अनिच्छुक था। इस स्तर की लड़ाई ब्रह्मांडीय राष्ट्रों को बुनियादी इकाइयों के रूप में लेकर की जाएगी। उदाहरण के लिए, रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के सैन्य शिविर द्वारा जीते गए जीवन ग्रह रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के होंगे। राक्षस जाति और शैतान जाति के लिए भी यही बात थी। प्राचीन युद्ध क्षेत्र का उद्घाटन 3 प्रमुख जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित था। यह अभी था और यह भविष्य में भी होगा। ठीक उसी तरह जैसे ताइशी स्टारफील्ड पर 3 प्रमुख दौड़ों का कब्जा था। जैसे ही वह अपने विचारों को अनियंत्रित कर रहा था, मुख्य नियंत्रण कक्ष में अलार्म बज उठा। एक तेज धमाके के साथ स्टारशिप का मुख्य नियंत्रण कक्ष जोर से हिल गया और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। दादी बाई घबराहट में स्टारशिप को नियंत्रित कर रही थीं। यह मूल रूप से अंकल फेंग की जिम्मेदारी थी। यंग मिस, हम पर हमला किया जा रहा है, दादी बाई ने जल्दी से कहा। यहाँ तक कि एक अंधा आदमी भी बता सकता है। वांग ये ने पहले ही दुश्मन को देख लिया था। यह एक कॉस्मिक वॉर्ड स्टारशिप था। ऊपर दिया गया आइकन वह था जिससे वह बेहद परिचित था, मुनरो गार्ड सर। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनका निशाना मैं हूँ। वांग ये उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें चमक उठी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यूमिन ने जल्दी से कहा। कोई जरूरत नहीं है, वांग ये ने यूमिन को आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। मैं इसे अकेले कर सकता हूँ। दरवाजा खुल गया और वह बाहर कूद गया। उस समय जब वह मुनरो गार्ड्स की वी टीम के साथ काम कर रहा था, तब भी उसे उन्हें अलग करने के लिए एक रणनीति का उपयोग करने की आवश्यकता थी। लेकिन अब उसकी मौजूदा ताकत उन्हें कुचलने के लिए काफी थी। दरार दरार दरार। मुनरो गार्ड्स के स्टारशिप के 3 दरवाजे एक ही समय में खुले। यह कॉस्मिक वॉर्ड स्टारशिप जियोटियन हेवी इंडस्ट्री कंपनी की मानकीकृत उत्पादन लाइन से थी। इसका शरीर पूरी तरह से सुव्यवस्थित था और इसे उच्चतम ब्रह्मांडीय सामग्रियों से बनाया गया था। यह आसानी से ब्रह्मांडीय वर्महोल के घर्षण और टूटने का विरोध कर सकता था और साथ ही इसमें मजबूत हमले की शक्ति वाले आग्नेयास्त्र थे। वांग ये की आंखें चमक उठी। जब वह नींद में था तभी उसे एक तकिया दे दिया गया। उन्हें चिंता थी कि कॉस्मिक वार्ड फाइटर जेट त्रुटिपूर्ण था और कॉस्मिक वर्महोल से नहीं गुजर सकता था। कॉस्मिक वॉर्ड स्टारशिप अच्छे समय पर आई। मुनरो रुइविन और उनके 2 उपकप्तान मुनरो मोयो और मुनरो मेंगजू प्रत्येक ने 10 की एक टीम का नेतृत्व किया और बाहर दाखिल हुए। डार्क एनर्जी स्तर के 3 कप्तानों के अलावा टीम के बाकी सभी सदस्य उच्च स्तरीय ब्रह्मांडीय योद्धा थे। कॉस्मिक लेवल 9 काफी हद तक मानक था। भले ही यह शीर्ष ताकत हो या औसत ताकत, वे पिछली नवीं टीम की तुलना में बहुत मजबूत थे। दुर्भाग्य से वांग ये अब पहले से कमजोर नहीं रही। कप्तान, यह मुझ पर छोड़ दो। मुनरो मेंगजू ने गहरे पीले रंग का बैटल सूट पहना हुआ था। उसकी त्वचा थोड़ी काली थी और वह एक हष्टपुष्ट चीते की तरह लग रही थी। उसकी ठंडी आंखें मजबूत लड़ाई की भावना के साथ वांग ये को घूर रही थीं। वह अपनी गलती की भरपाई करना चाहती थी और वांग ये को अपने हाथों से मारना चाहती थी। आगे बढ़ो। मुनरो रुइविन सुरुचिपूर्ण और शांत स्वभाव के थे। मुनरो उत्तिना के इतनी आसानी से विफल होने का कारण यह था कि उन्होंने वांग ये को कम आंका था। वांग ये ने अपना फायदा उठाने के लिए समय के अंतर, अपनी प्रतिभा के पुनरुत्थान और अपने हेरफेर मंत्र का इस्तेमाल किया था। लेकिन वह ऐसी गलती नहीं करेगा। पूरी टीम यहाँ थी। जब तक समुद्री लुटेरों ने हस्तक्षेप नहीं किया, वांग ये को भागने का मौका नहीं मिलेगा। मुनरो मौलाओं ने सही उपटीम का नेतृत्व किया और समुद्री डाकुओं को अचानक सामने आने से रोकने के लिए वांग ये और तूफान के बीच खड़े हो गए। कप्तान के रूप में मुनरो रुइविन ने समग्र स्थिति पर स्पष्ट दृष्टिकोण बनाए रखा और किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए किसी भी समय कदम उठाने के लिए तैयार थे। वह वांग ये की सारी चालें जानता था और यहाँ तक कि वह वांग ये की सारी चालें भी जानता था। वह मुनरो मेंगजू, जो नेतृत्व कर रहे थे, ने वांग ये पर आरोप लगाया। उसका शरीर पहले से ही काले पदार्थ के साथ विलीन हो चुका था, इसलिए सामान्य ब्रह्मांड स्तर के योद्धाओं की तुलना में वह सभी पहलुओं में अधिक मजबूत थी। प्रकाश की गति के 1000वें हिस्से की विस्फोटक शक्ति के साथ वह तुरंत वांग ये के सामने पहुंच गई। एक बर्फीली ठंडी रोशनी प्रकट हुई और उसकी गर्दन पर फैल गई। बहुत तेज। मुनरो मेंगजू का आक्रमण बिना किसी चाल के सरल और सीधा था। लौकिक स्तर के व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय किसी युक्ति की आवश्यकता ही नहीं थी। बजना, एक करीपान ने हमले को रोक दिया।
मुनरो मेंगजू की आंखें भयंकर रोशनी से चमक उठी। उसने तुरंत अपनी चाल बदली और वांग ये को अपने नियंत्रण वाले स्थान पर ले आई। हालांकि एक पल में उसके चारों ओर की दुनिया घूम गई और आसपास की करीबान रोशनी ने उसे घेर लिया। मैं वांग ये का स्थानिक नियंत्रण वास्तव में उससे उच्च स्तर पर था। मुनरो मेंगजू ने हैरान करने वाली अभिव्यक्ति प्रकट की। इसके तुरंत बाद उसे अपनी कलाई में दर्द महसूस हुआ क्योंकि वांग ये का हमला गड़गड़ाहट की तरह फट गया। बढ़ती युद्ध ऊर्जा ध्वस्त हो गई। ब्रह्मांडीय स्तर की करीबान तकनीक उतनी ही सरल और स्पष्ट थी, लेकिन इसकी शक्ति एक पायदान अधिक थी। पीड़ा पहुंचाने वाली करीबान तकनीक। दो करीबानें घूम गईं और युद्ध ऊर्जा फूट पड़ी। वांग ये के पलटवार ने तुरंत बढ़त हासिल कर ली। दूरी में मुनरो रुइविन शांत और संयमित थे। जब उसने मुनरो मेंगजू को नुकसान में देखा तो वह थोड़ा घबरा गया और उसके हाथ में क्षमता उपयोग करता हथियार की रोशनी कम हो गई। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक हिट मंत्र। वांग ये की दोहरी ब्लेड शैली अचानक सामने आ गई और उसकी आक्रमण शक्ति विस्फोटक थी। बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं थी। एक ब्रह्मांडीय स्तर 7 योद्धा के रूप में उनका शरीर अत्यंत कठोर था। अपनी क्षमता मंत्र के सहारे वह तुरंत भड़क उठे। बूम। मुनरो मेंगजू एक ही वार से गंभीर रूप से घायल हो गया। हुश, हवा तेज चली और वांग ये को अपनी चपेट में ले लिया। मुनरो मेंगजू के चारों ओर कई सुरक्षात्मक ढालें उसकी रक्षा करते हुए दिखाई दी। हालांकि वांग ये की पांचधारी करीबान सीधे सभी बचावों को तोड़ते हुए मुनरो मेंगजू पर जा गिरी। इसने ढालों को तोड़ दिया और चकनाचूर कर दिया, बेरहमी से सब कुछ नष्ट कर दिया। पुची। हर तरफ खून बिखरा हुआ था। खून से लथपथ मुनरो मेंगजू की आंखें चौड़ी थीं। इसके तुरंत बाद वांग ये भेड़ के झुंड में एक बाघ की तरह टीम में घुस गया और तेजी से मुनरो गार्ड्स की तीसरी टीम की बाई उप टीम की ओर बढ़ गया। जैसे ही उन्होंने मारना शुरू किया, उनके दो करीबान ठंडी रोशनी से चमकने लगे। उसे रोकने वाला कुछ भी नहीं था। वर्तमान वांग ये बहुत मजबूत था। चाहे वे उन्नत ब्रह्मांडीय योद्धा हों या ब्रह्मांडीय क्षमता वाले उपयोगकर्ता, वे सभी एक ही हमले में मारे गए। जब वह एक नौसिखिया ब्रह्मांडीय योद्धा था, तब वह इन रक्षकों से नहीं डरता था। अब तो छोड़िए, वह न केवल एक उन्नत ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोग करता था, बल्कि एक उन्नत ब्रह्मांडीय योद्धा भी था। उसकी ताकत के सभी पहलुओं को बढ़ा दिया गया था। मुनरो गार्ड्स के सदस्य सिर्फ अपना सिर सौंपने के लिए यहाँ आए थे। लगता है मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नांगते तूफान पर बैठ गया और इत्मीनान से लड़ाई देखता रहा। लिंगलिंग, जो उसके बगल में था, ने हर्षित भाव से उसकी ओर देखा। वांग ये की ताकत के साथ उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। भले ही वह अकेले 30 शत्रुओं से लड़ रहा था, फिर भी उसकी पहल पूर्ण थी। सबसे पहले उसने एक डार्क एनर्जी स्तर के उपकप्तान को मार डाला, फिर उसने पूरी उप टीम को मार डाला। वे देख सकते थे कि मुनरो गार्ड्स के कप्तान का गोरा चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था और टीम के बाकी सदस्य और भी अधिक भयभीत थे। आप मौत को दावत दे रहे हैं। मुनरो मौलाओ एक क्रूर बाघ की तरह था, जो राजसी आभा के साथ वांग ये की ओर बढ़ रहा था। वांग ये को अपने हरफेर मंत्र का उपयोग करने से रोकने के लिए मुनरो रुइविन ने अपने कंगन को नियंत्रित किया। उसी समय उसके हाथ में क्षमता प्रयोक्ता हथियार जल उठा। अंतहीन हवा के हमलों ने उत्तरार्ध को घेर लिया और हवा की उत्पत्ति तुरंत नीचे आ गई। हेरफेर मंत्र। वांग ये ने कभी भी इसका उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। वर्तमान में उसे अब इन अपरंपरागत तरीकों की आवश्यकता नहीं रही। क्या पैसों के बदले डार्क एनर्जी लेवल 3 उपकरण बेचना अच्छा नहीं होगा? 30 की तो बात ही क्या, भले ही संख्या दोगुनी हो जाए। आज उनमें से कोई भी नहीं जा सका। बूम। मुनरो मौलाओं के जबरदस्त हमले का सामना करते हुए वांग ये ने सबसे सीधी प्रतिक्रिया दी। हवा कितनी भी तेज क्यों न हो और हवा का उद्गम कैसे भी हुआ हो, वह तात्विक व्यवस्था से पहले से ही परिचित था। गड़गड़ाहट की उत्पत्ति एक ही समय में एकत्र हुई और विरोध करने के लिए विस्फोट हो गया। तारों से भरे आकाश में दो मूल मंत्रों के भीषण टकराव ने मुनरो गार्ड्स के आसपास के सदस्यों को प्रभावित किया, जिससे उनके लिए करीब आना मुश्किल हो गया। मुनरो रुइविन थोड़ा अवाक रह गए। यह जानकारी वांग ये से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने मूल मंत्र कब सीखा? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? बूम। स्तर 4 क्षमता वाले उपयोगकर्ता हथियार में विस्फोट हो गया और मुनरो रुइविन के भयंकर हमले ने वांग ये को दबा दिया। हालांकि उन्होंने पाया कि इस छोटी अवधि में उनके दाहिने उपकप्तान मुनरो मौलाओ गंभीर चोटों के कारण पूरी तरह से नुकसान में पड़ गए। वांग ये बहुत तेज था। हाय के हमले अजय थे। उन्होंने एक ही समय में दोनों हाथों से पीड़ा पहुंचाने वाली सेबर तकनीक को अंजाम दिया। करीबान ऊर्जा आड़ी तिरछी हो गई और एक रेखा बन गई। वांग ये की आकृतियां सभी दिशाओं से प्रकट हुई, जिन्हें भेदना असंभव था। आभासी छवि मंत्र। मुनरो मौलाओ, जो बाघ की तरह ताकतवर था, केवल विरोध करने की पूरी कोशिश कर सका। भले ही उसके शरीर को काले पदार्थ का बपतिस्मा दिया गया था, लेकिन यह वांग ये के मजबूत शरीर से ज्यादा मजबूत नहीं था। युद्ध ऊर्जा के संदर्भ में दमन और करीबान तकनीकों के दायरे में अंतर ने मुनरो मौलाओं को लकड़ी के डंडे की तरह महसूस कराया, जो निष्क्रिय रूप से हिट ले रहा था। जिस हमले और ताकत पर उसे इतना गर्व था, उसे उजागर करना मुश्किल था। किसी योद्धा की लड़ाई में आमने सामने की लड़ाई किसी की समग्र युद्ध शक्ति को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका था। जाहिर है, वांग ये बहुत मजबूत थे। जाओ, एक साथ हमला करो। मुनरो रुइविन उन्मादी थे और अब अपनी शांत मनस्थिति को बनाए नहीं रख सकते थे। हवा की उत्पत्ति ने वांग ये के शरीर को कुचल दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद वांग ये के अन्य हमले पहले ही मुनरो मौलाओं पर आ चुके थे। मुनरो मौलाओं का शरीर चोटों से भरा हुआ था। वह चिल्लाया और वांग यस में से एक को चकनाचूर कर दिया। इस समय प्रकाश की दो और किरणें, एक बाईं ओर से और एक दाईं ओर से, एक ही समय में 4 करीबानों के भयंकर हमलों को उजागर करती हैं, जिससे मुनरो मौलाओं को पीड़ादायक करीबान तकनीक द्वारा नियंत्रित अंतरिक्ष में लाया जाता है। टकराना। ताजा खून बिखरा हुआ था और मुनरो मौलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उनका विशाल शरीर एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया, जिससे टीम के सदस्यों का दिल कांप उठा। बूम। वांग ये, जिस पर हवा की उत्पत्ति से हमला किया गया था, बिजली में बदल गया और संक्षेपण मंत्र को पागलपन से इकट्ठा कर लिया। उनके अवतार एक के बाद एक फूटते गए। स्टेज 4 ओरिजिन स्पेल के बाद रेडिएंट स्टार सेबर द्वारा बढ़ाया गया था। हालांकि यह मुनरो रुइविन के हमले जितना शक्तिशाली नहीं था। दोनों के बीच तीव्र झड़प के कारण मुनरो गार्ड्स के सदस्यों को भारी चोटें आईं। डार्क एनर्जी स्तर की क्षमता का गोलीबारी उनके लिए एक आपदा थी। यह कैसे हो सकता है? मुनरो रुइविन थोड़ा हड़बड़ाया हुआ था। वांग ये की ताकत बहुत अप्रत्याशित थी। हालांकि वह पूरी तरह से तैयार था और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना मजबूत होगा। जब तक कोई अंधा न हो, वह देख सकता था कि उसके दो उपकप्तानों की मृत्यु कैसे हुई। दूसरे पक्ष के पास पूरी ताकत थी। हालांकि वह डार्क एनर्जी लेवल 4 क्षमता वाला उपयोग करता था, लेकिन वह इसे वांग ये जितनी आसानी से नहीं कर सका। अच्छा नहीं है। मुनरो रुइविन की दिल की धड़कन तेज हो गई और उसकी पीठ के बाल खड़े हो गए। उसे लगा कि उसकी जान खतरे में है। जैसे ही मूल मंत्रों का टकराव हुआ, वांग ये ने एक तेज तीर की तरह उसकी ओर हमला किया। बूम बूम बूम। अनगिनत वायु करीबानों ने सभी दिशाओं से वांग ये पर हमला किया। हालांकि उसके शरीर के चारों ओर तैरते वज्र की उत्पत्ति एक प्राकृतिक ढाल की तरह थी। इसने न केवल हवा की उत्पत्ति का विरोध किया, बल्कि दोनों के बीच झड़प के कारण हुए विस्फोट ने अन्य मुनरो गार्डों के लिए करीब आना भी असंभव बना दिया। जो भी करीब आएगा वह मर जाएगा। विस्फोटक जादू। एक हिट मंत्र। वांग ये की आंखें तेज थीं और उनकी युद्ध क्षमता अपने चरम पर थी। उसकी युद्ध ऊर्जा को चरम सीमा तक धकेल दिया गया और बढ़ती हुई युद्ध ऊर्जा एकत्रित हो गई।
मुनरो गार्ड्स और मुनरो परिवार द्वारा बार-बार पीछा किए जाने के कारण उसके दिल में आक्रोश और गुस्सा बढ़ गया और उसके हाथों में 2 करीपानों पर इकट्ठा हो गया। ऐसी परिस्थिति में कोई भी खुश नहीं होगा। चिमेंग परिवार को उसके भाग्य और ब्लू प्लैनेट के अस्तित्व का फैसला क्यों करना चाहिए? वे कौन थे? बूम, वांग ये के दोहरे करीपान भयंकर रूप से गिरे और उनकी लड़ाकू ऊर्जा में विस्फोट हो गया, जिससे अनगिनत पवन करीपान और विंध्याशील चकनाचूर हो गए। उन्होंने मुनरो रोइवेन की रक्षा को बेरहमी से तोड़ दिया और मुनरो परिवार के गौरव को भी नष्ट कर दिया। ये था कॉलोनी ग्रह के इंसानों का गुस्सा। यह ब्लू प्लैनेट पर इंसानों की शक्ति थी। वे चॉपिंग बोर्ड पर मछलियां नहीं थीं। सारी बदमाशी एक दिन वापस आ जाएगी, लेकिन अब उसे पहले कुछ ब्याज इकट्ठा करना था, वरना वांग ये ने मुनरो रोइवेन को निर्णायक रूप से मार डाला। वह तारों भरे आकाश में खड़ा था, बेलगाम तूफान के अंदर यूमिन ने बाहर लड़ाई देखी। जब तक वांग ये ने मुनरो रोइवेन को नहीं मारा, तब तक उसने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ी और उसका चिंतित दिल आखिरकार शांत हो गया। हालांकि उसने कहा था कि उसके लिए अकेले जाना ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो यूमिन उसे मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। आखिरकार वांग ये ने पहले भी एक बार उसे बचाया था, इसलिए अब वह उसे एक दोस्त के रूप में सोचती थी। हालांकि यह स्पष्ट था कि उसने अभी भी वांग ये की ताकत को कम आंका था। उस समय की तुलना में जब उसने 2 सितारा ब्रह्मांडीय साहसी को मार डाला था, वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। उसी वक्त उन्होंने अपनी क्षमताओं का खुलासा किया था। अब उसने अपनी ताकत पर लगाम लगा ली थी, लेकिन वह उतना ही शक्तिशाली था। यहाँ तक कि एक मध्यवर्ती डार्क एनर्जी स्तर का विशेषज्ञ भी उसके खिलाफ कुछ चालों से अधिक नहीं टिक सका। 30 उन्नत ब्रह्मांड स्तर के विशेषज्ञों की टीम पलक झपकते ही राख में तब्दील हो गई। वह मुझसे कहीं अधिक मजबूत होता जा रहा है। हालांकि नानते मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके दिल में तात्कालिकता की प्रबल भावना थी। उन्होंने ब्लू प्लैनेट को एक साथ छोड़ दिया, लेकिन वांग ये की ताकत में बहुत तेजी से सुधार हुआ, इतनी तेजी से कि यह भयावह था। उसमें सुधार भी हो रहा था, लेकिन उसका सुधार वांग ये से कहीं कमतर था। अब उसकी स्थानिक नियंत्रण समझ वांग ये से बेहतर होने के अलावा वह बाकी सभी चीजों में वांग ये से कमतर था। यदि यह आमने सामने की लड़ाई होती, तो संभवतः वह 3 चालों को भी नहीं रोक पाता। वह हर दिन वांग ये के साथ था, इसलिए वह दूसरे पक्ष की सुधार गति को अच्छी तरह से जानता था। भले ही यह उसका युद्ध कौशल हो या उसकी ताकत का स्तर, दूसरा पक्ष तेजी से सुधार कर रहा था। एक सच्चा सुपर जीनियस। मुनरो परिवार को लगातार नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वे बिल्कुल भी अन्यायपूर्ण नुकसान नहीं थे। जीजाजी तो कमाल के हैं, लिंगलिंग चमककर मुस्कुराया। उसके पास नानते जितने विचार नहीं थे। दूसरा शरीर धारण करने के बाद भी उसकी शक्ति लौकिक स्तर पर ही बनी रही। जब तक वह अपने शरीर में वापस नहीं आती, उसके डार्क एनर्जी स्तर तक आगे बढ़ने की संभावना कम थी। हालांकि वह जल्दी में नहीं थी। अपने जीजा की ताकत को दिन ब दिन मजबूत होते देख वह स्वाभाविक रूप से खुश हो रही थी। जब एक दिन उसका जीजा बहुत ताकतवर हो गया और उसने चिमेंग परिवार को अपने सामने झुका लिया, तो वह स्वाभाविक रूप से अपना मूल शरीर वापस पाने में सक्षम हो गई। इससे पहले वह इसे धीरे-धीरे लेती थी। मुनरो गार्ड्स की तीसरी टीम, मुनरो रोइवेन, वांग ये ने मुनरो परिवार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों पर मैनिपुलेशन मंत्र का उपयोग करते हुए उपकरण हटा दिया। सुंदर लड़के मुनरो रोइवेन ने उसे चौंका दिया। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और वे अनगिनत ब्रह्मांडीय मनुष्यों से अलग दिखने के लिए अपनी असाधारण स्टाफ तकनीकों पर निर्भर थे। वह न केवल लॉर्ड जिंगकियो की विशिष्ट संपत्ति था, बल्कि वह प्लेनेट मुनरो पर गार्ड की तीसरी टीम का कप्तान भी था। मुनरो प्लेनेट में उनका पहले से ही काफी रुतबा था, यहाँ तक कि कुछ बेकार शाही रईसों से भी आगे। आखिरकार न केवल उनकी स्टाफ तकनीक अद्भुत थी, बल्कि उनकी क्षमता को भी कम नहीं आंका जा सकता था। वह मुनरो गार्ड्स के बीच सर्वोत्तम मिशन पूर्णता दरों में से एक के साथ एक मध्यवर्ती डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म था। यदि उनकी साधारण पृष्ठभूमि नहीं होती, तो वह बहुत पहले ही मुनरो किंग रोइवेन बन गए होते। पीछा लगभग खत्म हो जाना चाहिए। मुनरो परिवार के दृष्टिकोण से वांग ये ने नहीं सोचा था कि वे इस बिंदु पर उसका शिकार करना जारी रखेंगे। जब तक यह चेहरे की बात न हो, उसका पीछा करना जारी रखना उनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले उन्हें प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में गहराई तक जाना था, जिसमें बहुत समय लगेगा। दूसरे, साधारण डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों का उनसे कोई मुकाबला नहीं था। मुनरो परिवार अन्य कौन से विशेषज्ञ भेज सकता है, जब तक कि उन्होंने चिमेंग परिवार से मदद नहीं मांगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। वे अनिश्चित रास्ते पर चलने वाले लोग होंगे। सोचें कि लीड जिगोलो के पास डार्क एनर्जी लेवल 4 उपकरण के केवल कुछ टुकड़े हैं। उसके कौशल में अभी भी कमी है। वांग ये ने मुनरो रोइवेन के उपकरण अपने बैग में रख लिए। मच्छर कितना भी छोटा क्यों न हो, वह मांस ही था। डार्क एनर्जी लेवल 4 उपकरण का एक टुकड़ा औसतन कई 100 कॉस्मिक डॉलर का था। दोनों उपकप्तानों में से प्रत्येक के पास डार्क एनर्जी लेवल 4 उपकरण का एक टुकड़ा था। बाकी के पास केवल डार्क एनर्जी लेवल 3 उपकरण थे। एक शब्द, गरीब। वे उस ब्रह्मांडीय साहसी व्यक्ति जितने भी अमीर नहीं थे जिसे उसने पहले मार डाला था। दूसरे पक्ष के पास मौजूद हर उपकरण लेवल 4 पर था, जिससे वह मुनरो गार्ड्स की टीम से भी अधिक अमीर हो गया। हालांकि यह स्टारशिप इसे सब सार्थक बनाती है। वांग ये ने सुव्यवस्थित पतवार को छुआ, जो उत्तम मिश्र धातु से बना था। हालांकि वह वास्तव में इसे नहीं समझता था। यह स्पष्ट रूप से पिछले लड़ाकू जेट की तुलना में बहुत बेहतर था। यह मुनरो सम्राट जिंगकियो की गाड़ी थी। एक साधारण कॉस्मिक वॉर्ड स्टारशिप की कीमत लगभग 10000 कॉस्मिक डॉलर होगी। इसकी कीमत कम से कम 20000 से 30000 कॉस्मिक डॉलर होगी। उन्होंने स्टारशिप में प्रवेश किया और तलाशी ली। वहां कुछ भी विशेष मूल्यवान नहीं था। मुनरो गार्ड्स तारों से भरे आकाश को पार नहीं कर सके। इसके बजाय उन्होंने वर्महोल के माध्यम से उसका पीछा किया, इसलिए उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ। दूसरी ओर मुनरो रोइवेन के भंडारण स्थान में काफी अच्छी चीजें थीं। बड़ी संख्या में ऊर्जा क्रिस्टल। वहां कुछ विविध सामान और आभूषण भी थे जिन्हें बहुत सारे पैसे में बेचा जा सकता था। वे संभवतः उसे लॉर्ड जिंगकियो द्वारा दिए गए थे। हालांकि सबसे मूल्यवान वे वीडियो थे जो उसने गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए थे, लॉर्ड जिंगकियो के साथ मजेदार बातचीत के। अगर इसे प्रचारित किया गया तो मुनरो सम्राट जिंगकियो की प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगेगा। सुंदर लड़का वास्तव में मतलबी है। वांग ये ने वीडियो 3 बार देखे। फिर उन्होंने मुनरो सम्राट जिंगकियो की उपस्थिति की तुलना उसके बवासीर के स्थान की पुष्टि करने के लिए की। हालांकि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक व्यक्ति ने ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए सभी साधनों का उपयोग किया था, फिर भी वह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने अपनी भविष्य की सुरक्षा की गारंटी के लिए इस सर्वोत्तम तरीके का इस्तेमाल किया। यदि मुनरो सम्राट जिंगकियो को इन वीडियो के अस्तित्व के बारे में पता होता, तो वह शायद अब उसे टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहती। तूफान को रखरखाव के लिए ड्रॉप किया गया था। वांग ये ने जिस स्टारशिप जिंगकियो को जब्त किया था, उसे भी ओल्ड जी के नेतृत्व में संशोधित किया जा रहा था। यह मुख्य रूप से जिंगकियो पर गुप्त चिन्ह और हुंगकी सुप्रनेट को नष्ट करने के लिए था। क्या यह एक बड़ी समस्या है? ओल्ड जी, वांग ये किनारे खड़े होकर देखते रहे। कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ओल्ड जी ने कुशलतापूर्वक संशोधन करते हुए सादे कपड़े पहने थे। हालांकि यह कॉस्मिक वॉर्ड स्पेसशिप एक हाई एंड संस्करण है। इसके कुछ हिस्सों को पहले ही संशोधित किया जा चुका है। कई प्रतिबंध हैं, इसलिए कोई भी बड़ा बदलाव करना मुश्किल है। क्या संशोधन के बाद कोई अनुवर्ती परेशानी होगी? वांग ये इसी बात को लेकर सबसे अधिक चिंतित थे। हाँ, बूढ़ी जी ने एक पल के लिए सोचा। ऐसी कई खामियां और संशोधित हिस्से हैं जिनका उपयोग पहचान के आधार के रूप में किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि आप इसे एक साधारण कॉस्मिक वॉर्ड स्टारशिप में बदल लें। भले ही इसका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर हो, कम से कम यह परेशानी नहीं लाएगा।
ठीक है, वांग ये ने सिर हिलाया। पहले उनके पास नई स्टारशिप लेने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब उनके पास कुछ पैसे थे। जिंगक्यू को सेकेंड हैंड बेचने से ही उसे 20,000 से 30,000 कॉस्मिक डॉलर की कमाई होगी। यदि उसने बाद में एक और मानक कॉस्मिक जंप जहाज खरीदा, तो इसकी कीमत केवल 10,000 कॉस्मिक डॉलर होगी। उसके पास अभी भी कुछ पैसे बचे होंगे। इसके अलावा पहले के कॉस्मिक वॉर फाइटर जेट को भी बेचा जा सकता है। इन दोनों से वह काफी अच्छी कमाई कर लेता था। संशोधन में कितना समय लगेगा? वांग ये ने पूछा। 3 लौकिक दिन, बूढ़ी जी मुस्कुराई। कप्तान ने कहा कि हमें पहले आपकी मदद करनी चाहिए। खैर, तूफान की मरम्मत में हमारा समय लें। हम जल्दी में नहीं हैं। वांग ये ने सिर हिलाया। बहन मिन बहुत उदार थी। केबिन के अंदर तूफान समुद्री डाकू छोड़े, नानते चौंक गया। यह बहुत अच्छा है, लिंगलिंग बेहद उत्साहित थी। वांग ये ने कहा, इसे छोड़ना नहीं माना जाएगा, बात बस इतनी है कि हमारे अलग होने का लगभग समय आ गया है। सीमा ठीक सामने है। यूमिन के अपने वे भाई की स्टारशिप में शामिल होने की संभावना है, इसलिए हमारे लिए आगे जाना व्यर्थ है। नानते ने सिर हिलाया। तो क्या हम तीनों अकेले ही अपना साहसिक कार्य जारी रखेंगे? डर गया क्या? वांग ये हंसे। मुझे किस बात का डर होगा? नानते हंसे। मैं नीले ग्रह से भाग गया हूँ और बच गया हूँ। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में डरने की क्या बात है? अपनी किस्मत के साथ हम प्राचीन युद्ध क्षेत्र में भी उड़ने में सक्षम हो सकते हैं। आप केवल दिवास्वप्न देखना जानते हैं। लिंगलिंग की जबान तेज थी। कोई जल्दी नहीं। आइए जिंगक्यू की मरम्मत का इंतजार करें, वांग ये ने कहा। हम ब्रह्मांडीय वर्महोल से गुजरेंगे और आराम करने के लिए निकटतम जीवन ग्रह पर लौट आएंगे। जब हम तैयार होंगे तो हम प्रस्थान करेंगे। एक बार जब हम प्राचीन युद्ध क्षेत्र में गहराई तक चले जाएंगे तो वापस आना आसान नहीं होगा। हमें और चीजें तैयार करनी चाहिए, नानते ने सहमति व्यक्त की। वांग ये ने कहा, हमारे मौजूदा वित्तीय संसाधनों से हम कई चीजें खरीद सकते हैं। अगले चरण की तैयारी के लिए इसे अपनी ताकत में सुधार करें। समय आने पर हम भारी मुनाफा कमाएंगे। यह सबसे अच्छा होगा अगर हम ब्लू प्लेनेट खरीदने के लिए सारा पैसा कमा सकें। नानते जोर से हंसा। यह एक अवास्तविक लक्ष्य है, लेकिन मुझे यह पसंद है। वांग ये मुस्कुराए। कुछ भी असंभव नहीं है। कौन जानता है? मुनरू प्लेनेट, जिंगक्यू मनोर। उसे मार डालो, उसे मार डालो। मुनरू सम्राट जिंगक्यू की दहाड़ पूरे महल में गूंज उठी। मुनरू हांटोंग के नेतृत्व में मुनरू गार्ड सर्दियों में सिकाडों की तरह चुप थे, यहाँ तक कि अपना सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। मैं तुम्हें 100 ब्रह्मांडीय दिन दूंगा, हांटोंग। मुनरू सम्राट जिंगक्यू की आंखें आग उगल रही थीं। यदि आप तब तक वांग ये का सिर वापस नहीं ला सकते, तो वन मुख्य कप्तान के रूप में अपना पद हटा दे और आप मुनरू प्लेनेट से भाग सकते हैं। मुनरू हांटोंग की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। 100 ब्रह्मांडीय दिन। क्या यह भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा नहीं था? मिशन पूरा करना असंभव था। मुनरू ग्रह से वांग ये के वर्तमान स्थान तक यात्रा करने में दर्जनों ब्रह्मांडीय दिन लगेंगे। यह बिल्कुल अनुचित था। भगवान, आप वांग ये को भर्ती करने का प्रयास क्यों नहीं करते? मुनरू हांटोंग ने झिझकते हुए पूछा। भर्ती? मैं, मुनरू सम्राट जिंगक्यू, इस कॉलोनी ग्रह पर मानव की भर्ती करता हूँ। सुंदर और सुशोभित मुनरू सम्राट जिंगक्यू का चेहरा राख जैसा था। वह गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसने मुझे बार-बार अपमानित किया है और मेरे लोगों को मार डाला है, और क्या उसे भर्ती करना चाहिए? क्या आप पागल हैं, हांटोंग? तुम मंदबुद्धि हो, मुनरू हांटोंग ने मन में सोचा। यहाँ तक कि एक अंधा व्यक्ति भी वांग ये की क्षमता को देख सकता था। यदि उसका अच्छे से पालन पोषण किया गया तो उसका भविष्य असीमित होगा। और अब वे उसे मुनरू परिवार का दुश्मन बनने के लिए मजबूर कर रहे थे। कितनी मूर्खता है। यदि तुम यह नहीं कर सकते, तो मुझे करने दो, हांटोंग। जो बोल रहा था वह शूरवीर कवच में सुनहरे बालों वाला एक आदमी था। उसके चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान थी। वह मुनरू गार्ड्स, मुनरू गैरेट की पहली टीम के कप्तान थे। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुनरू हांटोंग ने भौहें चढ़ा दी। एक साथ हमला करो, मुनरू सम्राट जिंगक्यू ने अपने दांत पीस लिए। जो कोई भी वांग ये को मारेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा और हेड कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। मुझे अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करना है, मुनरू गैरेट ने हांटोंग पर उत्तेजक ढंग से अपनी भौहें ऊपर उठाई। जी महाराज, मुनरू हांटोंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने जिंगक्यू मनोर छोड़ दिया। मुनरू हांटोंग ने नीले आकाश की ओर देखा और एक लंबी आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही पल में काफी बूढ़ा हो गया हो। हमें क्या करना चाहिए, हेड कैप्टन? चौथी टीम के कप्तान मुनरू निंघाई ने गंभीरता से कहा। हमें कुछ नहीं करना है, मुनरू हांटोंग ने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, मुनरू निंघाई चौंका। मुनरू हांटोंग ने कहा, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। 100 दिनों के बाद मुझे ही नौकरी से निकाला जाएगा। आपको फंसाया नहीं जाएगा। चिंता मत कीजिए। लेकिन, मुनरू निंघाई ने झिझकते हुए कहा। मुनरू हांटोंग ने कहा, मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। यदि गैरेट कोई योगदान देना चाहता है, तो उसे ऐसा करने दें। इस मामले में शामिल न हो। सफल होना असंभव है। आप वांग ये को नहीं मार सकते। यदि आप जल्दबाजी में उसके पीछे जाते हैं, तो आप केवल अपना सिर उसके पास भेजेंगे। आप उस कॉलोनी ग्रह मानव को नहीं समझते हैं। मुनरू हांटोंग की आंखें तेज थीं। वह कॉलोनी प्लेनेट 996 से भाग गया। न केवल उसकी योजना दूसरों से बेहतर है, बल्कि उसकी ताकत और प्रतिभा भी अथाह है। उस समय वह मुश्किल से टीम 9 को मार सकता था, लेकिन अब वह अकेले मुनरू गार्ड्स की पूरी तीसरी टीम को आसानी से मारने में कामयाब रहा। इतनी ताकत और सुधार की गति के साथ उसका दुश्मन बनना मौत को दावत देने से अलग नहीं है। भगवान जिंगक्यू नफरत से अंधे हो गए हैं, लेकिन हमें शांत रहना चाहिए। यह सिर्फ एक काम है। खुद को मौत के लिए मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दूसरा रास्ता ढूंढूंगा। चिंता मत करो। यह सब कहने के बाद मुनरू हांटोंग ने राहत की लंबी सांस ली और उन्हें बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। उसने अपनी आंखों के कोने से जिंगक्यू मनोर पर नजर डाली और सिर ऊंचा करके चला गया। वह मूर्ख औरत। देर सवेर उसे आज अपने फैसले पर पछतावा होगा। वांग ये निश्चित रूप से भविष्य में एक महान व्यक्ति बनेंगे। 3 लौकिक दिनों के बाद वांग ये ने तूफान समुद्री लुटेरों को अलविदा कह दिया। बॉन यात्रा, भाई, टूटू जी ने वांग ये को कसकर गले लगाया। हालांकि उन्होंने एक साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन वे स्टारशिप लूटते हुए एक साथ जीवन और मृत्यु से गुजरे थे, इसलिए उनका रिश्ता खराब नहीं था। आप भी सावधान रहें, वांग ये ने चेतावनी दी। भाई जी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह केवल अपनी बातों से बहादुर था, लेकिन अन्य पहलुओं में वह बहुत कायर था। हे, चिंता मत करो। जब तुम्हारे पास समय हो तो वापस आओ और हमसे मिलो, टूटू जी ने अपना गंजा सिर रगड़ते हुए कहा। एक ब्रह्मांडीय साहसी के रूप में वांग ये ने कहा। भाड़ में जाओ, टूटू जी ने डांटा। वांग ये मुस्कुराया। 10वीं टीम को विदाई देने के बाद उनकी नजर यूमिन, ग्रैनी बाई और अंकल फेंग पर पड़ी। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। मैं जा रहा हूँ, कमांडर। इस अवधि के दौरान मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। वांग ये ने यूमिन की ओर देखा। ब्रह्मांड में हर जगह खतरे हैं। सावधान रहें। यूमिन ने आज अपने बालों में कंघी की थी और थोड़ा सा तैयार हुई थी। आप भी, वांग ये पर यूमिन की अच्छी छाप थी। व्यक्ति को दूसरे की कृपा को अनंत काल तक याद रखना चाहिए। यदि यह उसकी मदद के लिए नहीं होता, तो वह अभी भी ऊर्ट क्लाउड में फंसा होता। दुर्भाग्य से उसे उससे शादी करने का मौका नहीं मिला। तो चलिए गले मिलते हैं।
इससे पहले कि यूमिन प्रतिक्रिया दे सके, वांग ये ने उसे कसकर गले लगा लिया, जिससे सभी ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू सीटी बजाने लगे। मुझे जाने दो, यूमिन ने थूक दिया और लाल चेहरे के साथ कहा। यह बहुत अच्छा लगा। वांग ये मुस्कुराए और अपना हाथ छोड़ दिया। उसने यूमिन के नाजुक चेहरे को देखा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करें। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो बस मुझे बताएं। आप भी, यूमिन ने वांग ये की नजरों से बचते हुए धीरे से कहा। हाँ। एक चुंबन। मुंह पर नीचे से लौकिक समुद्री डाकुओं की आवाजें आ रही थीं। यूमिन ने उन्हें घूर कर देखा, कुछ शर्मीले और प्यारे लग रहे थे। यह देखकर कि वांग ये उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से घूर रही थी, यूमिन और अधिक शर्मा गई और वह तुरंत घूम गई और तूफान के पास लौट आई। चल दर, वांग ये ने नैन्ते और लिंगलिंग को जाते हुए देखकर सिर हिलाया। ठीक है। उन तीनों ने तूफान समुद्री लुटेरों को विदाई दी और संशोधित जिंगकियों में प्रवेश किया। एक क्षण में तारायान चलने लगा और गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। पलक झपकते ही वह तारों भरे आकाश में गायब हो गया। हरिकेन के अंदर यूमिन ने अपने पतले होठों को काटा, जो इस दुर्लभ अवसर पर लिपस्टिक से ढके हुए थे, और जब उसने वांग ये को जाते हुए देखा तो वह बेवजह खोई हुई महसूस करने लगी। यंग मिस, वे चले गए हैं। दादी बाई अंदर चली गईं। हाँ, यूमिन ने परवाह न करने का नाटक किया। हालांकि दादी बाई, जिन्होंने उसे बड़े होते देखा था, उसके विचारों के बारे में जानती थी। उसने चुपचाप आह भरी। वांग ये के जाने ने यंग मिस का दिल छीन लिया था। भगवान जाने कब लौटेगा। जिंगकियों। विशाल तारायान खाली था। वांग ये मुख्य नियंत्रण कक्ष में बैठे थे और एक साथ कई पद भर रहे थे। जब हम डैनहोंग ग्रह पर पहुंचेंगे तो मुझे कुछ क्रू सदस्यों को काम पर रखना चाहिए। हालांकि वांग ये ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं के समान कार्य नहीं करना चाहते थे, फिर भी उन्हें कुछ बुनियादी चालक दल के सदस्यों की आवश्यकता थी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो अंतरिक्ष यान चला सके, कोई ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मांडीय अन्वेषण में कुशल हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो तारों की मरम्मत कर सके, इत्यादि। अन्यथा उसे मुख्य नियंत्रण कक्ष में बांध दिया जाएगा। जीजाजी, मुझे लगता है कि सिस्टर मिन आपको बहुत याद करती है। लिंगलिंग अपनी नंगी गोरी पिंडलियों को झुलाते हुए मुख्य सीट पर बैठ गई। यूमिन संवेदनशील और मंचीय मित्रता वाला है। वांग ये अभी भी खुद को नियंत्रणों से परिचित करा रहा था। मुझे नहीं लगता कि यह बात है। लिंगलिंग ने चंचलता से अपनी आंखें झपकाईं। यदि आप थोड़ी अधिक मेहनत करें तो आप सफल हो सकते हैं। किसमें सफल? हम अलग अलग रास्तों पर हैं, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर हम एक साथ रहें तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। काफी समय साथ बिताने के बाद वे एक दूसरे के शौकीन हो गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके मन में एक दूसरे के लिए कुछ भावनाएं होंगी। हालांकि यदि वे एक साथ रहना चाहते तो बहुत सारी समस्याएं थीं जिन्हें हल करना बाकी था। उदाहरण के लिए, यूमिन केवल उसके साथ रहने के लिए पूरे तूफान समुद्री डाकू को नहीं छोड़ सकता था। उसके लिए हरिकेन पायरेट्स में रहना भी असंभव था। तो आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? यह आपके जैसा नहीं है। लिंगलिंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। मैं कैसा हूँ? वांग ये आश्चर्यचकित थे। नहीं बूझते हो? नानते ने शिकायत की। वांग ये ने दो गपशप कर रहे लोगों को देखा। यह भाग्य पर निर्भर करता है। यदि भाग्य ने अनुमति दी तो हम भविष्य में फिर मिलेंगे। फिलहाल हमारे कंधों पर बहुत बड़ा बोझ है। किसी के पास प्यार के लिए समय कैसे हो सकता है? अब आपके पहले ही 2 रिश्ते हो चुके हैं। नानते ने फिर से शिकायत की। हम एक ब्रह्मांडीय वर्महोल में प्रवेश करने वाले हैं। तैयार रहें। वांग ये ने तुरंत विषय बदल दिया। दोनों तुरंत गंभीर हो गए। वे कई बार प्राकृतिक वर्महोल में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन यह पहली बार था कि वे किसी ब्रह्मांडीय वर्महोल से गुजर रहे थे। चिंता मत करो। नेविगेशन जानकारी से पता चलता है कि ब्रह्मांडीय वर्महोल 18000 प्रकाश वर्ष लंबा है। जिंगकियों पहले भी एक बार इसके माध्यम से विकृत हो चुका है। वांग ये ने जानकारी देखी। 10000 प्रकाश वर्ष से अधिक की दूरी पहले से ही एक लंबी दूरी का संक्रमण थी, जो प्राकृतिक वर्महोल के दायरे से परे थी। 18000 प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा का व्यास केवल 100,000 प्रकाश वर्ष था। यदि उन्हें कोई वर्महोल मिल जाए जो सिल्वर कोर तक ले जाता है, तो वे एक पल में अन्वेषण के सबसे अंदरूनी हिस्से तक पहुंचने में सक्षम होंगे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तारायान जोर से हिल गया। शक्तिशाली स्थानिक दबाव ने जहाज की सुरक्षा ढाल पर दबाव डाला। वांग ये ने मुख्य नियंत्रण कक्ष में संख्याओं और प्रतिशत परिवर्तन को देखा। सुरक्षा कारक हरा रहा। हालांकि हंगामा बड़ा था, खतरा अभी भी नियंत्रणीय सीमा के भीतर था। लिंगलिंग और नानते थोड़े घबराए हुए थे। सौभाग्य से जहाज ने बहुत जल्दी हिलना बंद कर दिया और आसपास के स्थान से दबाव कम हो गया। उन्होंने तुरंत ब्रह्मांडीय वर्महोल को छोड़ दिया और एक नई दुनिया में प्रवेश किया। ब्रह्मांडीय तानाबाना सफल रहा है। वांग ये ने तुरंत ऑपरेशन किया। उन्होंने निकटतम 6 सितारा जीवन ग्रह डैनहोंग ग्रह पर निर्देशांक निर्धारित किए और फिर ऑटो पायलट को सक्रिय किया। वाह! जिंगकियों ने हल्की गति से उड़ान भरी और तेजी से लक्ष्य के करीब पहुंच गया। उन्हें अभी भी कुछ और मध्य दूरी के ब्रह्मांडीय तानों की आवश्यकता होगी और साथ ही कई दर्जन कृत्रिम वर्महोल के माध्यम से यात्रा करनी होगी। उन्हें आने में लगभग 2 ब्रह्मांडीय दिन लगेंगे। हालांकि उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मैंने सुना है कि डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ अपने शरीर के साथ वर्महोल से गुजर सकते हैं। क्या यह सच है? नानते ने पूछा। वांग ये ने कहा, अगर किसी का शरीर काफी मजबूत है तो यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुख्य समस्या स्थानिक टूट-फूट है। अच्छे डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों की सुरक्षा के साथ उस स्तर पर किसी को ब्रह्मांडीय वर्महोल के फाड़ प्रभाव का विरोध करने में भी सक्षम होना चाहिए। बेशक वे कर सकते हैं। ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों को ब्लैक होल में प्रवेश करना होगा। स्थानिक फाड़ का विरोध करने की उनकी क्षमता ब्रह्मांडीय वर्महोल के प्रभाव से कहीं अधिक है, लिंगलिंग ने कहा। नंते ने कहा, केवल जब कोई ब्लैक होल स्तर के चरम पर हो और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलने की इच्छा रखता हो, तभी वह इसमें प्रवेश कर पाएगा। उसके बाद केवल 2 संभावनाएं हैं। या तो आप जीवित रहे और एक अमर जीवनरूप बन जाए, या आप ब्लैक होल में मर जाए। मैंने इंटरनेट पर देखा कि ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ के मरने के बाद वह अपने पीछे एक काला क्षेत्र और एक सफेद क्षेत्र छोड़ जाएगा। क्या यह सच है? लिंगलिंग ने उत्सुकता से पूछा। मैंने ऐसी जानकारी पहले नहीं देखी है। क्या आप जानते हैं? वांग ये, नानते ने पूछा। वांग ये ने सिर हिलाया। यह वास्तव में एक ब्लैक होल स्तरीय विशेषज्ञ की आंतरिक दुनिया है। यदि कोई शरीर का विकास करता है तो उसकी मृत्यु एक काले क्षेत्र का निर्माण करेगी जिसके मूल में अंधेरा पदार्थ होगा। यदि कोई आत्मा का विकास करता है तो उसकी मृत्यु एक सफेद क्षेत्र का निर्माण करेगी जिसके मूल में अंधकारमय ऊर्जा होगी। उन दोनों को एक एहसास हुआ। वांग ये ने कहा, वास्तव में यह काफी दुर्लभ है क्योंकि ब्लैक होल स्तर के सभी विशेषज्ञ अंततः पुनर्जन्म के चक्र को चुनौती देने के लिए ब्लैक होल में प्रवेश करेंगे। यदि वे असफल होते हैं तो उनकी आंतरिक दुनिया स्वाभाविक रूप से ब्लैक होल द्वारा निगल ली जाएगी। ब्रह्मांड में केवल बहुत कम संख्या में ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ मरते हैं। यदि कोई पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो उसकी आंतरिक दुनिया मृत्यु के बाद रहने लगेगी। बहुत कम काले क्षेत्र या सफेद क्षेत्र लंबे समय तक ब्रह्मांड में रह सकते हैं। अगर वहां है तो क्या होगा? लिंगलिंग ने उत्सुकता से पूछा। वांग ये मुस्कुराए। तब हमें एक खजाना मिला है। ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ अक्सर अपने खजाने को अपनी आंतरिक दुनिया में रखते हैं। यदि हम एक काले क्षेत्र या एक सफेद क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हमें एक बड़ी फसल मिलेगी। ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ की संपत्ति। नानते की आंखें चमक रही थीं। सपने देखना बंद करो, लिंगलिंग ने उसे घूर कर देखा। बस खेती करो। हमारी किस्मत उस तरह की नहीं है।
क्या हो अगर? नानते हंसे। आपको अभी भी खेती करनी होगी। अगर हम पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं, वांग ये ने कहा। चाहे हमारे पास कितना भी पैसा क्यों न हो, इसे दूसरे लोग ले लेंगे। ताकतपूर्ण सिद्धांत था। कड़ी लड़ाई और कमाई की ये दो लहरें इतना कुछ समझाने के लिए काफी थीं। डेनहोंग ग्रह एक 6 सितारा जीवन ग्रह जो एंड माउंटेन कॉस्मिक नेशन से संबंधित था। जियाप्पू ग्रह की तरह एक ऊपरी क्षेत्र स्थापित किया गया था। अंतर यह था कि निचला क्षेत्र किसी एक ब्रह्मांडीय राष्ट्र के परिवार द्वारा नियंत्रित नहीं था। इसके बजाय यह पूरी तरह से एंड माउंटेन कॉस्मिक नेशन के नियंत्रण में था। जियाप्पू ग्रह के मूल निवासी अभी भी एक क्षेत्र पर कब्जा कर सकते थे और अपनी वंशावली बनाए रख सकते थे, लेकिन डेनहोंग ग्रह का एक भी मूल निवासी नहीं बचा था। निचले क्षेत्र में जमीन के हर टुकड़े को एंड माउंटेन कॉस्मिक नेशन के विभिन्न गुटों और परिवारों द्वारा साफ-साफ विभाजित कर दिया गया था। 6 सितारा जीवन वाला ग्रह पहले से ही बहुत मूल्यवान था। यहाँ तक कि मुनरो परिवार के पास केवल एक 6 सितारा जीवन ग्रह था। डेनहोंग ग्रह पर जन्मे 60% जीवन उत्कृष्ट वंशावली डेनरेड को जागृत करेंगे। वांग ये ने डेनहोंग प्लेनेट की जानकारी की जांच की थी। हालांकि यह दूसरी श्रेणी की सबसे कमजोर रक्तवंशियों में से एक थी, फिर भी यह काफी अच्छी थी। जागृति की 60% संभावना काफी अधिक थी। यहाँ के कई माता-पिता ब्रह्मांडीय मानव थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा को जागृत किया था, इसलिए उनकी संतानों में अक्सर प्रतिभा और वंश का एक आदर्श संयोजन होता था। नैन्ते ने कहा, नीले ग्रह पर मनुष्यों का कोई वंश नहीं है। यहाँ तक कि मैं, जो योद्धाओं के मार्ग पर चलने में माहिर है, ने भी प्रतिभा को जागृत किया। मुझे लगता है कि नीले ग्रह पर प्रतिभा जगाने वालों का अनुपात काफी अधिक है। वांग ये ने नानते की ओर देखा। आप जैसा योद्धा भी प्रतिभा जगा सकता है। ऐसा लग रहा था कि यह समझ में आ रहा है। नानते खंडन नहीं कर सके। उन तीनों ने स्टार ट्रैवलर इन में 3 कमरे किराए पर लिए। इस बार कोई समय सीमा नहीं थी, इसलिए वे इसे धीमी गति से कर सकते थे। मैं मार्शल एक्सट्रीम डोजो को देखने के लिए वहां जाना चाहता हूं। नानते अपनी आंखों में उत्साह छिपा नहीं सका। पिछली बार जियाप्पू ग्रह पर वह मार्शल एक्सट्रीम डोजो तक जाने में कामयाब नहीं हो पाया था, जो कुछ हद तक खेदजनक था। इस बार उन्होंने नामधारी शिष्य बनने के लिए परीक्षा देने की योजना बनाई। वह ब्रह्मांड के नंबर 1 योद्धा गुट की शक्ति का अनुभव करना चाहता था। मैं बेबेल के एबिलिटी टॉवर पर जा रहा हूं, लिंगलिंग ने खुशी से कहा। उपकरण से निपटने के लिए मेरे द्वारा प्रतीक्षा करें। फिर मैं आपको कुछ पैसे हस्तांतरित करूंगा। वांग ये पहले से ही मानव आभासी ब्रह्मांड में मार्शल एक्सट्रीम डोजो और बेबेल के एबिलिटी टॉवर में जा चुके थे, इसलिए उन्हें बहुत दिलचस्पी नहीं थी। वह मुख्य रूप से पैसा कमाने के लिए डेनहोंग ग्रह पर आया था। वह अपने उपकरण और स्टारशिप को भी अपडेट करना चाहते थे। तभी उनका मिशन पूरा हो जाएगा। तीनों अलग हो गए। ऊपरी क्षेत्र में सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वांग ये सबसे पहले एनोनिमस ट्रेडिंग सेंटर गए और लेवल 3 से नीचे के सभी डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण बेच दिए। जहां तक लेवल 3 से ऊपर डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों की बात है, वह उन्हें धीरे-धीरे बेचेंगे। यह विशेष रूप से सबसे मूल्यवान डार्क एनर्जी लेवल 5 हथियार एंजो सिल्वर स्पीयर के लिए था। उन्होंने इसे 8000 कॉस्मिक डॉलर में बिक्री के लिए रखा। आखिरकार यह 90% नया था। पिघलते बादल कवच 500 ब्रह्मांडीय डॉलर। डनहुआंग कवच 250 ब्रह्मांडीय डॉलर। म्यूटेंट स्कैटर ब्लेड 1000 कॉस्मिक डॉलर। वांग ये ने उपकरण के टुकड़ों को टूट-फूट की मात्रा के आधार पर उनकी प्रारंभिक कीमतों के 50% से 90% पर बिक्री के लिए रखा। इन दोनों युद्धों से उसने बहुत कुछ अर्जित किया था। पहली लहर ने उन्हें उच्च इकाई कीमतों के साथ कम टुकड़े दिए थे, जबकि दूसरी लहर ने कई उपकरण उपलब्ध कराए थे जो सस्ते थे। सभी उपकरणों को बिक्री के लिए रखने के बाद वांग ये ने तुरंत कॉस्मिक वॉर्ड स्टारशिप और फाइटर जेट को भी बेच दिया। फाइटर जेट को 8000 कॉस्मिक डॉलर में बिक्री के लिए रखा गया था, जबकि स्टारशिप को 20000 कॉस्मिक डॉलर में बिक्री के लिए रखा गया था। इतना सब करने के बाद उसने जिगोलो का सामान निपटाया। वे सभी प्राचीन आभूषण थे, जिनमें अधिकतर सजावट के सामान थे। वहाँ कुछ विशेष सामग्रियाँ, स्मृति चिन्ह और विलासिता की वस्तुएं भी थीं। वे हर जगह मौजूद थे, लेकिन कीमत कम नहीं थी। वे शायद मौज-मस्ती करने वाली हर अमीर महिला की सलाह थी। कुल 1265.1 कॉस्मिक डॉलर है। ग्राहक पर्यवेक्षक ने एक लंबी सूची निकाली और वांग ये को दिखाई। फिर लेनदेन पूरा हो गया और पैसा उसके कार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। वांग ये ने नैन्ते और लिंगलिंग प्रत्येक को 100 कॉस्मिक डॉलर हस्तांतरित किए। पिछली बार उन्होंने मूल रूप से उनके सारे पैसे इस्तेमाल कर लिए थे। इस बार उनकी जेबें ज्यादा भरी हुई हैं। वैसे अगर मैं चालक दल के सदस्यों की भर्ती करना चाहता हूँ, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? वांग ये ने पूछा। पर्यवेक्षक ने अभी-अभी एक बड़ा व्यापारिक सौदा पूरा किया था, इसलिए वह गर्मजोशी से मुस्कुराया। 18 शीर्ष गुटों के रेजिडेंट ऑफ टैलेंट के पास जाना सबसे अच्छा है। वहाँ सभी प्रकार की प्रतिभाएं हैं। उनके पास सभी प्रमाण पत्र हैं, लेकिन वेतन आमतौर पर अधिक है। अगली पसंद ह्यूमन अलायंस का ग्रेट रिक्रूटमेंट वेन्यू है। यह बहुत सारे लोगों के साथ एक अराजक जगह है। वहाँ कुछ छिपी हुई प्रतिभाएं भी हैं। वेतन कम है और खजाना ढूंढना आसान है। अंतिम विकल्प दास फार्म है। वहाँ सभी प्रकार के दास हैं और उनकी वफादारी अधिक है। ऐसे कई गुट हैं जो मानव दास बेचने में विशेषज्ञ हैं और आप अक्सर कुछ मूल्यवान सामान पा सकते हैं। वांग ये ने सिर हिलाया। यह मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता था कि उसकी जेब में कितने पैसे हैं। अगर मैं प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा का पता लगाना चाहता हूं, तो कौन से चालक दल के सदस्यों को भर्ती किया जाना चाहिए और मुझे किसे भर्ती करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए? वांग ये ने पूछना जारी रखा। आपकी पार्टी में कितने लोग हैं? सुपरवाइजर ने मुस्कुराते हुए पूछा। 3। वे कितने मजबूत हैं? आपके पास किस प्रकार की स्टारशिप है? पर्यवेक्षक ने फिर पूछा। वांग ये ने कहा, डार्क एनर्जी लेवल कॉस्मिक वार्प स्टारशिप। पर्यवेक्षक ने सिर हिलाया। सबसे पहले आपको सभी मामलों को प्रबंधित करने में मदद के लिए एक अनुभवी कमांडर की आवश्यकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक सेनापति। वांग ये के दिमाग में जो पहला व्यक्ति दिखाई दिया, वह बहादुर लाल बालों वाले यूमिन की छवि थी। यदि उसे चुना होता, तो वह निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार होती। मेरा सुझाव है कि आप रेजिडेंस ऑफ टैलेंट्स में जाकर एक को किराए पर लें और एक उचित अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। गारंटर के रूप में रेजिडेंट ऑफ टैलेंट्स के साथ आपको किसी भी गड़बड़ समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दास बाजार भी एक विकल्प है, लेकिन व्यावसायिकता का स्तर थोड़ा कम होगा। उन्नत कमांडर प्रमाणपत्र या उससे ऊपर के दासों को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। उन्नत कमांडर प्रमाणपत्र और उससे ऊपर, वांग ये ने नोट्स लिए। और क्या? जहां तक इंजीनियर और रखरखाव स्टाफ की बात है, दोनों को कम से कम उन्नत रैंक पर होना चाहिए, पर्यवेक्षक ने आगे कहा। पायलटों और नाविकों के लिए, यदि उन्हें लड़ने के लिए स्टारशिप को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, तो एक मध्यवर्ती पायलट करेगा। हालांकि मेरा सुझाव है कि आप एक अनुभवी नाविक खोजें। दादी बाई जैसा कोई। वांग ये ने अवचेतन रूप से प्रत्येक स्थिति की तुलना तूफान समुद्री डाकुओं से की। ओल्ड जी एक इंजीनियर था और उसके अधीन कई रखरखाव कर्मचारी थे। उन्हें बुनियादी नौकरियां माना जाता था। ये आवश्यक है, पर्यवेक्षक ने कहा। लंबी दूरी के अभियानों के लिए सहायकों, पर्यवेक्षकों, मॉनिटरों, रसोइयों, नौकरानियों, डॉक्टरों और इसी तरह के अन्य लोगों को नियुक्त करने की भी सिफारिश की जाती है। ओह ठीक है, यदि व्यक्तिगत युद्ध कौशल अपर्याप्त है, तो गार्डों को नियुक्त करने या उच्च लड़ाकू दास खरीदने की सिफारिश की जाती है। मैं देखता हूँ आपको धन्यवाद। वांग ये कमोबेश समझ गए। जिसके पास जितना अधिक पैसा होगा, चालक दल की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। आइए पहले कमांडर से निपटें। वांग ये प्रतिभाओं के निवास पर नहीं गए।
इसके बजाय वह मैरी रेस स्लेवरी फार्म में गया। स्टारशिप के कई मामलों को प्रबंधित करने के लिए उन्हें कमांडर की आवश्यकता नहीं थी। वफादारी सबसे महत्वपूर्ण थी। एक गुलाम से ज्यादा वफादार कौन हो सकता है? एक उन्नत कमांडर प्रमाणपत्र वाला गुलाम मालिक ने अपना सिर खुजलाया। मेरे पास कोई नहीं है। आपको ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश के लिए रेजिडेंस ऑफ टैलेंट सजाना पड़ सकता है। क्या ऐसा है? वांग ये को थोड़ा अफसोस हुआ। लेकिन अगर आप अपनी आवश्यकताओं में ढील दे सकते हैं ताकि आपको प्रमाणपत्र की आवश्यकता न हो और दौड़ से कोई परेशानी न हो, तो मेरी कुछ सिफारिशें हैं। गुलाम मालिक हंसा। ओह, वांग ये की आंखें चमक उठीं। गुलाम मालिक ने समझाया, मानव स्टारशिप कार्य विभाजन के मामले में अधिक जटिल हैं। वास्तव में कई जातियों में कमांडर या पायलट नहीं होते हैं। उन्हें बस किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो स्टारशिप को संचालित कर सके, रडार को समझ सके और मुख्य नियंत्रण कक्ष में उपकरण को संचालित कर सके। क्या आपके स्टारशिप में स्वचालित उड़ान मोड है? हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। ये अच्छा है। फिर गुलाम मालिक मुस्कुराया। मेरे पास यहाँ डार्क एनर्जी लेवल 1 पर एक ईविल आई रेस स्लेव है। वह स्टारशिप और फाइटर जेट उड़ाने में बहुत अच्छा है। मैं उसे केवल 15000 कॉस्मिक डॉलर में आपको बेच दूंगा। बुरी नजर की दौड़। क्या वह ब्रह्मांड की 8 सुपर दौड़ों में से एक नहीं थी? हालांकि वांग ये उत्सुक थे, लेकिन वह एक कमांडर पर 15000 कॉस्मिक डॉलर खर्च नहीं करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि डार्क एनर्जी स्तर के गुलाम का बाजार मूल्य 10000 कॉस्मिक डॉलर था, इसलिए गुलाम मालिक बिल्कुल काले दिल वाला व्यापारी नहीं था। डार्क एनर्जी स्तर की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल ब्रह्मांडीय स्तर ही पर्याप्त है। वांग ये ने पहले भी गुलाम खरीदे थे और बाजार कीमत जानते थे। कॉस्मिक लेवल 9 स्लेव्स और डार्क एनर्जी लेवल 1 स्लेव्स के बीच कीमत का अंतर 100 गुना था। क्या आपको एक इंसान होने की आवश्यकता है? गुलाम मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपने यह नहीं कहा कि वहाँ कोई मनुष्य नहीं थे? वांग ये ने पूछा। मेरे पास डार्क एनर्जी स्तर पर कोई नहीं है। गुलाम मालिक हंसा। वांग ये ने कहा, इसके लिए इंसान होने की जरूरत नहीं है। जब तक वे आंखों को भाते हैं तब तक यह ठीक है। उनकी ताकत का स्तर भी महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हें बस अच्छा और सस्ता होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास कौशल होना चाहिए। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। गुलाम मालिक तुरंत 3 उम्मीदवारों को बाहर ले आया। वे क्रमशः थाउजेंड फेदर रेस, फायर ड्रैगन रेस और फ्रॉस्ट रेस से थे। वांग ये ने बीच में बड़े अग्नि ड्रैगन को देखा और शाप देने की एक अर्थनीय इच्छा महसूस की। क्या वह आदमी स्टारशिप उड़ा सकता है? क्या वह गाड़ी चलाते समय उसमें आग नहीं लगा देगा? तीसरा उम्मीदवार फ्रॉस्ट जाति का एक मजबूत युवक था। उसका शरीर छोटा लेकिन मजबूत था और वह काफी अच्छा दिखता था, लेकिन उसकी अहंकारी आंखों से विद्रोह की एक स्पष्ट भावना झलकती थी। चलो उसके साथ चलते हैं। वांग ये ने थाउजेंड फेदर रेस की महिला को चुना। उसकी शक्ल इंसान जैसी थी। उसका शरीर गोरा और पारदर्शी था और वह बहुत कम कपड़े पहनती थी। उसके पैर टहनियों की तरह पतले थे और उसके पंख तितलियों की तरह सुंदर थे। वह भारहीन लग रही थी। ग्राहक, आपकी नजर अच्छी है। गुलाम मालिक ने उसे अंगूठा ऊपर किया और यह कहते हुए आंखें झपकाई कि मैं तुम्हें समझता हूँ। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको पहले ही ऐसा कहना चाहिए था। किस प्रकार का? वांग ये ने उसकी ओर देखा। उन्होंने पहले भी इसकी अनुशंसा नहीं की थी। जब वे बातें कर रहे थे, वांग ये को अचानक एक संदेश मिला और उसकी आंखें चमक उठीं। सबसे महंगा जिंगकी बेचा गया था। 20000 कॉस्मिक डॉलर। वह अमीर था। तुम्हारा नाम क्या है? वांग ये ने पूछा। मेरा नाम आहशेंग है, सर। मतलब अंतहीन जीवन किनारे पर फ्रॉस्ट रेस के युवाओं ने उत्तर दिया। क्या मैंने आपसे पूछा? वांग ये ने अंदर से कहा। वांग ये ने उसकी ओर देखा। मेरा नाम बायोलिंग कियानसुई है कि होंगडोंग के लुलु है। थाउजेंड फेदर जाति की महिला ने नम्रता से कहा। लुलु, ठीक है, वांग ये ने कहा। 1000 पंखों वाली जाति की महिला ने झिझकते हुए सिर हिलाया। आप क्या कर सकते हैं? वांग ये ने फिर पूछा। मुझे पता है कि स्टारशिप कैसे उड़ाई जाती है, सर। मैं स्टारशिप की मरम्मत भी कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ और काम भी कर सकता हूँ। फ्रॉस्ट जाति के युवक आहशेंग ने उत्तर दिया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वह बहुत ठंडा लग रहा था, लेकिन उसका मुंह बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं था। मैं ड्राइविंग और नेविगेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। थाउजेंड फेदर रेस की महिला ने झिझकते हुए कहा। और क्या? वांग ये ने उसे घूर कर देखा। सर, मैं कर सकता हूँ। आहशेंग ने एक बार फिर उत्सुकता से उत्तर दिया। चुप रहो। वांग ये के शब्दों ने उसका गला घोंट दिया। यह आदमी बहुत बकवादी था। थाउजेंड फेदर जाति की महिला ने डरकर अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, मैं भी लोगों की सेवा कर सकती हूँ। क्या वह उसके बारे में पूछ रहा था? वांग ये असहाय थे। गुलाम मालिक ने अपने हाथ जोड़े और हंसा। आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन थाउजेंड फेदर जाति की महिलाएं शीर्ष पायदान की होती हैं। उनके शरीर पारभासी होते हैं और वे सुडौल होती हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि आप उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। यह असली है। अगर वह नकली है तो मैं आपको इसकी कीमत से 10 गुना मुआवजा दूंगा। क्या वह ऐसा व्यक्ति था? सौभाग्य से लिंगलिंग आसपास नहीं थी। नहीं तो फिर गलतफहमी हो जाती। वांग ये ने आहशेंग की ओर देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाकर उसे और कहने का संकेत दिया। चूंकि वह इतना सक्षम था, इसलिए उसे अपना परिचय देते रहना चाहिए। क्या वह अभी काफी बातूनी नहीं था? अब वह चुप क्यों था? 1000 पंखों वाली जाति की महिला उसकी सेवा कर सकती थी, लेकिन वह क्या कर सकता था? वांग ये की जलती हुई निगाहों को महसूस करते हुए सभी शेंग कांप गए और तुरंत कहा, सर, जब आप और लुलु सेक्स करते हैं तो मैं आपको शांत करने में मदद कर सकता हूँ। मैं भी आपको रहस्य बनाए रखने में मदद कर सकता हूँ। मैं अन्य जातियों की खूबसूरत लड़कियों को पकड़ने में भी आपकी मदद कर सकता हूँ, सर। बकवास शांत करो। इसे एक तरफ रखते हुए इस लड़के में कमीने बनने की उत्कृष्ट योग्यता थी। यह सुनते ही लुलु का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने पंख समेट लिए। वांग ये ने ओल शेंग पर नजर डाली, फिर गुलाम मालिक की ओर मुड़े। मैं इसे भी लूंगा। 2 के लिए कितना? गुलाम मालिक ने एक आकर्षक मुस्कान प्रकट की और कहा, वे दोनों कॉस्मिक लेवल 9 के गुलाम हैं। थाउजेंड फेदर जाति की महिला की कीमत 50 कॉस्मिक डॉलर है और फ्रॉस्ट जाति के युवाओं की कीमत 55 कॉस्मिक डॉलर है। कॉस्मिक स्तर 9 के दासों का बाजार मूल्य 40 कॉस्मिक डॉलर था। दोनों ही कुछ महंगे थे। वह अधिक महंगा क्यों है? वांग ये ने आहशेंग की ओर इशारा किया। वह लड़ सकता है। फ्रॉस्ट जाति के पास एक मजबूत जीवन शक्ति है। गुलाम मालिक ने प्रशंसा की। उनकी युद्ध क्षमता आमतौर पर समान स्तर के कॉस्मिक लाइफ फॉर्म से अधिक मजबूत होती है। इसके अलावा वह बहुत युवा है और उसमें काफी संभावनाएं हैं। उसके पास भविष्य में डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंचने का मौका है। मेरी गांड को तोड़ो, यह बहुत ही साफ झूठ था। यदि बब्बा वास्तव में डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंच सकता है, तो क्या गुलाम मालिक उसे बाद में बेचने के लिए नहीं रखेगा? आखिरकार डार्क एनर्जी लेवल 1 स्लेव का बाजार मूल्य 10,000 कॉस्मिक डॉलर था। बकवास बंद करो। मैं इन दोनों को 100 कॉस्मिक डॉलर में ले लूंगा, वांग ये ने कहा। सभी? गुलाम मालिक झिझका। वांग ये ने उसकी ओर देखा। इसके अलावा मुझे ब्रह्मांडीय स्तर 6, 7 और 8 राक्षस और शैतान जाति के दासों का एक बैच तैयार करने में मदद करें। आप मुझे कितनी छूट दे सकते हैं? आपका बजट कितना है? गुलाम मालिक की आंखें चमक उठीं। वांग ये ने कहा, लगभग 10,000 कॉस्मिक डॉलर। 98% छूट, गुलाम मालिक ने जल्दी से कहा। मैं द्वितीय मानव गुटों से खरीदारी करने जाऊंगा। वांग ये घूमे और चले गए।
96% छूट नहीं, 95% छूट बॉस। वे आपको एक साथ इतने सारे गुलाम नहीं दे सकते। केवल मेरे पास हैं, गुलाम मालिक ने तुरंत कहा। मुझे मूल्य सूची दो, वांग ये ने कहा। जी श्रीमान। सौदा हो गया। वांग ये ने सबसे पहले 2 ब्रह्मांडीय स्तर 9 के दास लुलू और आशेंग को खरीदा। थाउजेंड फेदर जाति के सदस्य क्षमताओं के साथ पैदा हुए थे, जबकि फ्रॉस्ट जाति में ज्यादातर योद्धा शामिल थे। उसने उन्हें अपने स्वामी की पहचान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दास चिन्ह दिए। दोनों लड़ सकते थे और सक्षम थे। वे काफी व्यावहारिक थे। लुलू एक स्टारशिप चला सकता था, उसे ब्रह्मांडीय अन्वेषण का अनुभव था और वह नेविगेशन पढ़ सकता था। यह काफी था। जहां तक आशेंग का सवाल है, हालांकि वह घमंडी और अनियंत्रित दिखता था, लेकिन उसमें जीवित रहने की तीव्र इच्छा थी। वह हर तरह की बातें जानता था और एक अच्छा कमीने व्यक्ति था। वह जानता था कि काम कैसे करना है, इसलिए वांग ये उसे काफी पसंद करता था। एक पायलट और रखरखाव कर्मियों के साथ चालक दल लगभग पूरा हो चुका था। रेजिडेंस ऑफ टैलेंट्स से पेशेवरों को नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार वह एक छोटी सी नाव थी और इतनी सारी प्रतिभाओं को जुटाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इसके अलावा पेशेवरों को काम पर रखना पैसा बर्बाद करने जैसा था। यह पूरी तरह से अवमूल्यन था। वह किसी तरह गुलामों से भी रिश्ता तोड़ सकता था और यह और भी अधिक मूल्यवान होगा यदि गुलाम डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंच जाए, हालांकि संभावना बहुत कम थी। गुलाम मालिक आमतौर पर पहले गुलाम की क्षमता का परीक्षण करेंगे। यदि उनमें उच्च सितारा क्षमता होती, तो वे दासों को बेचने से पहले उनका पालन पोषण करते। सड़क पर चलते हुए वांग ये काफी आकर्षक था क्योंकि लुलू और रोलशेंग जो उसके पीछे थे, इंसान नहीं थे। वे संबद्ध जातियों से भी नहीं थे। इस दिन और युग में यदि किसी के पास 2 ब्रह्मांडीय स्तर 9 के दास हैं, तो उन्हें ब्रह्मांड में समृद्ध माना जा सकता है, भले ही वे अमीर न हों। वे जेवुटियन हेवी इंडस्ट्री कंपनी की ओर चले गए। जिंगक्यू के साथ-साथ डार्क एनर्जी लेवल 3 उपकरण के बिखरे हुए टुकड़े बेचने के बाद वांग ये के कार्ड में अब 22,208 कॉस्मिक डॉलर थे। उसके पास कुछ बचत थी। 10,000 कॉस्मिक डॉलर की मूल कीमत के साथ एक मानक कॉस्मिक वॉर्ड स्टारशिप खरीदने का समय आ गया है। वांग ये ने कुछ संशोधन किए और कुछ बैकअप ऊर्जा स्रोत भी खरीदे, इसलिए उन्होंने कुल मिलाकर 12,000 कॉस्मिक डॉलर खर्च किए। यह मुख्य रूप से रडार के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए था, जो खोजकर्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। जहां तक हथियारों की बात है, उनके पास उनकी अधिक मांग नहीं थी। वह न तो एक लौकिक साहसी था और न ही एक लौकिक समुद्री डाकू था, इसलिए उसे स्टारशिप के बीच कई लड़ाइयों का अनुभव नहीं होगा। इसके अलावा हथियार बिना किसी ऊपरी सीमा के संशोधन प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा थे। 10,000 कॉस्मिक डॉलर का निवेश केवल एक छोटी राशि होगी जो उसे मानक स्टारशिप को धमकाने की अनुमति दे सकती है। गुप्त सीरियल नंबर को हटाना और मानव आभासी ब्रह्मांड द्वारा प्रदान किए गए अल्सुप्रनेट को स्थापित करना दोनों निःशुल्क थे। जब एक स्टारशिप किसी परिवार को बेची जाती थी, तो यह परिवार से संबंधित कुछ चीजों से सुसज्जित होती थी, लेकिन अगर इसे किसी व्यक्ति को बेचा जाता था, तो यह मूल रूप से वैसे ही होगी जैसे इसे शुरू में स्थापित किया गया था। जमा राशि का भुगतान करने के बाद वांग ये ने लुलू और आशेंग के लिए जेवुटियन हेवी इंडस्ट्री कंपनी में रहने की व्यवस्था की। वे स्टारशिप के संशोधनों की प्रतीक्षा करते हुए सीखेंगे। 2 गुलामों में से एक ने पहले कभी किसी मानव स्टार जहाज का संचालन नहीं किया था और दूसरे ने पहले कभी किसी मानव स्टार जहाज की मरम्मत नहीं की थी। दोनों को कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने की जरूरत थी। इसके बाद वांग ये 18 शीर्ष गुटों में से एक दिव्य हथियार स्वर्गीय शस्त्रागार में गए। यह मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों पर केंद्रित है। वह अब एक उन्नत कॉस्मिक लाइफ फॉर्म था, जिसका अर्थ था कि वह सभी डार्क एनर्जी लेवल 3 उपकरणों का उपयोग कर सकता था। उसे कुछ समय के लिए उनका उपयोग करने की भी आवश्यकता होगी। हालांकि असीमित हथियार अच्छे थे, लेकिन वे बहुत महंगे थे और लागत प्रभावी नहीं थे। सबसे सस्ते असीमित डार्क एनर्जी लेवल 4 उपकरण की कीमत 1000 कॉस्मिक डॉलर से अधिक थी, जबकि कई अन्य उपकरणों की कीमत हजारों में थी। अपनी वर्तमान ताकत और धन के साथ उसके लिए दिव्य हथियार स्वर्गीय शस्त्रागार से खरीदना सबसे उपयुक्त था। शीर्ष, सर्वोच्च और उत्कृष्ट ग्रेड। वांग ये ने 3 श्रेणियों को देखा और पूछा, उनकी कीमतें क्या हैं? वे डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों के किस स्तर के बराबर हैं? सेल्सवुमन मुस्कुराई। शीर्ष श्रेणी की वस्तुओं की कीमत 10 से 1000 कॉस्मिक डॉलर के बीच होती है। उन्हें डार्क एनर्जी लेवल 3 उपकरणों में सबसे अच्छा माना जाता है। उनमें से कई डार्क एनर्जी लेवल 4 उपकरणों के बराबर हैं। वांग ये ने सिर हिलाया। डार्क एनर्जी लेवल 4 उपकरण की औसत कीमत 100 कॉस्मिक डॉलर थी। सर्वोच्च ग्रेड डार्क एनर्जी लेवल 3 उपकरण की कीमत 1000 से 100,000 कॉस्मिक डॉलर है। वे टॉप ग्रेड डार्क एनर्जी लेवल 4 उपकरण के बराबर हैं। ट्रांसेंडेंट ग्रेड डार्क एनर्जी लेवल 3 उपकरण की कीमत 100,000 कॉस्मिक डॉलर से ऊपर है। हालांकि हमारे पास यहाँ बहुत सारे नहीं हैं। यदि आपको उनकी आवश्यकता है, तो हम उन्हें आपके लिए ऑर्डर कर सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके वितरित कर सकते हैं। जिसके लिए आप भुगतान करते हैं, आप वही प्राप्त करते हैं। वांग ये ने कहा, मैं सर्वोच्च श्रेणी के डार्क एनर्जी लेवल 3 उपकरण पर एक नजर डालूंगा। प्रवाह कितना आपका बजट है? सेल्सवुमन की आवाज मधुर थी। 10,000 कॉस्मिक डॉलर। वांग ये ने कहा, क्या आप हथियार, सुरक्षात्मक गियर या गहने खरीदना चाहेंगे? सेल्सवुमन बहुत प्रोफेशनल थी। एक करीपान, एक क्षमता उपयोगकर्ता हथियार और कवच का एक सेट। ये 3 आवश्यक हैं। बाकी के लिए हम देखेंगे, वांग ये ने कहा। कृपया इस तरह, सर। सेल्सवुमन तुरंत वांग ये को चुनने के लिए वीआर स्पेस में ले आई। वीआर स्पेस में डिवाइन वेपन हेवनली आर्मरी में डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों का सबसे पूरा सेट था। चमकीले स्टॉक में थे और सीधे खरीदे जा सकते थे। मंद वाले स्टॉक में नहीं थे और उन्हें वितरित करने की आवश्यकता थी। वर्गीकरण बहुत विस्तृत था। वांग ये ने सबसे पहले अपना करीपान चुना। यही उनकी बुनियाद थी। महोदय, क्या आपको एक ऐसी करीपान की आवश्यकता है जिसमें शक्ति हो, एक ऐसी करीपान जो आपकी युद्ध क्षमता को बढ़ा सके, या एक विशेष प्रभाव वाली करीपान की आवश्यकता है? सेल्सवुमन ने पूछा। एक ने निचली सीमा बढ़ा दी, एक ने ऊपरी सीमा बढ़ा दी और एक विशेष प्रकार का था। उनमें से प्रत्येक अलग-अलग जरूरतों वाले ग्राहकों के लिए उपयुक्त था। एक करीपान जो मेरी युद्ध क्षमता को बढ़ा सकती है। मुझे एक ऐसे हथियार की आवश्यकता है जो डार्क एनर्जी स्तर के दुश्मनों का मुकाबला कर सके। वांग ये स्पष्टवादी थे। लौकिक स्तर के शत्रुओं के विरुद्ध उसे किसी हथियार का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। सेल्सवुमन ने सिर हिलाया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप युद्ध ऊर्जा, स्थानिक नियंत्रण, भौतिक शरीर, क्षमता संयोजन या करीपान तकनीक में कुशल हैं? युद्ध ऊर्जा, स्थानिक नियंत्रण और क्षमता संयोजन। वांग ये थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। दिव्य हथियार स्वर्गीय शस्त्रागार वास्तव में उपकरण बेचना जानता था। इस पहलू में HUN वायु चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरी तरह से हीन था। सेल्सवुमन ने सिर हिलाया। यदि आपको अभी भी एक क्षमता उपयोगकर्ता हथियार खरीदने की जरूरत है, तो मेरा सुझाव है कि आप एक बेहतर करीपान चुनें या वह जो आपको लड़ाकू ऊर्जा और स्थानिक नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति देता है। जरूर। वांग ये ने सिर हिलाया। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। उसके सामने 3 करीपानें प्रकट हुई। 9 शार्प सेबर, 2500 कॉस्मिक डॉलर, रहस्यमय नक्काशी की 9 परतें। युद्ध ऊर्जा का प्रत्येक चरण एक परत को सक्रिय कर सकता है। इसका लाभ इसकी विस्फोटक शक्ति है, जो इसे युद्ध ऊर्जा में उच्च उपलब्धि वाले योद्धाओं के लिए उपयुक्त बनाता है। इसका नुकसान यह है कि यह बहुत तेज है और आसानी से टूट सकता है, खासकर रहस्यमय नक्काशी की सभी 9 परतें सक्रिय होने के बाद।
शून्य यम करिपाण 3600 ब्रह्मांडीय डॉलर रहस्यमय उत्कीर्णन की 4 परतें। रहस्यमय उत्कीर्णन की प्रत्येक परत न केवल स्थानिक नियंत्रण को बढ़ाती है बल्कि इसमें विशेष स्थानिक हमले के प्रभाव भी होते हैं। लाभ यह है कि यह कई प्रकार के हमलों को उजागर कर सकता है जो इसे उच्च स्थानिक उपलब्धियों वाले योद्धाओं के लिए उपयुक्त बनाता है। नुकसान यह है कि विस्फोटक शक्ति मजबूत नहीं है और उपयोगकर्ता की युद्ध क्षमता को बढ़ाने में इसकी ऊपरी सीमा अधिक नहीं है। क्लाउड नेबुला सेबर 5000 कॉस्मिक डॉलर रहस्यमय नक्काशी की 6 परतें। रहस्यमय नक्काशी की प्रत्येक परत विस्फोटक हमले का एक चरण है जो इसे कमजोर युद्ध तकनीकों लेकिन उच्च क्षेत्रों वाले योद्धाओं के लिए उपयुक्त बनाती है। फायदा यह है कि इसके हमले विस्फोटक हैं और ऊपरी और निचली सीमाएं खराब नहीं हैं। नुकसान यह है कि सीखने की लागत है और यह इस करिपाण तक सीमित है। आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार इन 3 करिपाणों की आपके साथ सबसे अधिक अनुकूलता है। ये सभी 85% से अधिक हैं। सेल सबुमिन ने मुस्कुराते हुए जारी रखा। वांग ये ने सिर हिलाया। उन्होंने सबसे पहले क्लाउड नेबुला सेबर को खारिज किया। इसका कीमत से कोई लेना देना नहीं था। मुख्य बात सीखने की लागत थी। वह 9 शार्प सेबर और वायर यम सेबर के बीच द्वंद्व में था। दोनों उच्च गुणवत्ता वाले डार्क एनर्जी लेवल 4 हथियारों के तुलनीय थे। एक के पास अधिक शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति थी जबकि दूसरे के पास अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला थी। द 9 शार्प सेबर वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया। ऐसी स्थिति में जहां बजट अपर्याप्त था और दोनों के बीच अंतर न्यूनतम था, सस्ते को प्राथमिकता दी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 9 शार्प सेबर की ऊपरी सीमा वायर यम सेबर से अधिक थी। 9 शार्प सेबर को चुनने के बाद वांग ये ने थंडरक्लाउड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन सेबर को चुना जो एक आकार बदलने की क्षमता वाला उपयोगकर्ता सेबर है। हाई एक्सप्लोसिव 9 शार्प सेबर से अलग थंडरक्लाउड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन सेबर ने विविधता और अनुकूलनशीलता पर ध्यान केंद्रित किया जिससे यह उनकी विभिन्न क्षमताओं के साथ बहुत अनुकूल हो गया। कीमत 3200 कॉस्मिक डॉलर। दोनों हथियारों की कीमत 5700 कॉस्मिक डॉलर थी। उसके बाद वांग ये ने लड़ाकू जूतों सहित अपने उपकरणों का पूरा सेट बदल दिया। उन्होंने एक मानक सेट ब्रह्मा इक्विपमेंट सेट चुना जो एक शुद्ध रक्षात्मक सेट था। उन्होंने फैंसी बैटल सूट या बूट नहीं चुने। आखिरकार उसे बहुत अधिक कार्य करने के लिए अपने कवच की आवश्यकता नहीं थी। रक्षा और स्थायित्व ही वे थे जिनका उन्होंने अनुसरण किया। ब्रह्मा इक्विपमेंट सेट बहुत साधारण था लेकिन इसकी रक्षात्मक शक्ति लगभग डार्क एनर्जी लेवल 5 उपकरण के बराबर थी। इसकी स्वयं मरम्मत भी की जा सकती थी जिससे वह बहुत संतुष्ट था। कीमत 3000 कॉस्मिक डॉलर। तीनों टुकड़े खरीदने के बाद उन्होंने कुल 8700 कॉस्मिक डॉलर खर्च किए। अंत में वांग ये ने एक क्षमतावान उपयोगकर्ता सहायक उपकरण चुना जो हमला और बचाव दोनों कर सकता था। सीरिंग हमलों के संदर्भ में यह उसके संक्षेपण मंत्र के चरण को बढ़ा सकता है, साथ ही उसकी इच्छाशक्ति और नियंत्रण में भी सुधार कर सकता है। रक्षा के संदर्भ में यह उसके मानस की रक्षा कर सकता है, उसकी इच्छाशक्ति की सुरक्षा बढ़ा सकता है, साथ ही मानसिक नियंत्रण और सोल ट्रेम्बल स्पेल को रोक सकता है। इसकी कीमत 1300 कॉस्मिक डॉलर थी। आप सचमुच एक उत्कृष्ट विक्रेता हैं। वीआर स्पेस छोड़ने के बाद वांग ये ने भुगतान किया और भावना से आह भरी। उन्होंने ठीक 10000 कॉस्मिक डॉलर खर्च किए थे। अगली बार हमसे मिलने जरूर आएं। सेल सबुमन ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से सिर झुकाया। वांग ये नए उपकरण में बदल गए। पहले से डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण को बैकअप के रूप में रखा गया था। उनके लाल कार्ड पर नजर डालने पर पता चला कि उनके पास 10000 से भी कम कॉस्मिक डॉलर बचे थे। इसका मुख्य कारण यह था कि स्टारशिप की अभी तक डिलीवरी नहीं हुई थी। एक बार जब इसका पूरा भुगतान कर दिया गया तो संभवतः उसके पास केवल कुछ हजार ही बचे होंगे। बेनामी ट्रेडिंग सेंटर में उपकरण अभी भी धीरे-धीरे बेचे जा रहे थे। वांग ये जल्दी में नहीं थे। फिर वह ऊपरी क्षेत्र में विभिन्न दास प्रबंधन गुटों के पास गया। उपशीर्ष गुटों और द्वितीय मानव गुटों सभी के पास दास फार्म थे। डेनहोंग ग्रह पर जो 6 सितारा जीवन वाला ग्रह था, इसका पैमाना जियापू ग्रह की तुलना में बहुत बड़ा था। हालांकि दासों के लिए उसकी वर्तमान आवश्यकता बहुत अधिक थी। आखिरकार वह पहले से ही ब्रह्मांडीय स्तर 7 पर था। निम्न स्तर के दासों से उसे मिलने वाले संभावित अंक बहुत कम हो गए थे। उन्होंने दानव जाति और शैतान जाति के गुलामों के बाजार मूल्य और उनके द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले संभावित अंकों के आधार पर तुलना की। एक कॉस्मिक लेवल 5 स्लेव की कीमत 200 मिलियन स्टार पॉइंट होगी जो 2 कॉस्मिक डॉलर थी। वह एक को मारने से 10000 संभावित अंक प्राप्त कर सकता था। ब्रह्मांडीय स्तर 6 दास 3 ब्रह्मांडीय डॉलर 35000 संभावित अंक। ब्रह्मांडीय स्तर 7 दास 10 ब्रह्मांडीय डॉलर 70000 संभावित अंक। ब्रह्मांडीय स्तर 8 दास 20 ब्रह्मांडीय डॉलर 12000 संभावित अंक। ब्रह्मांडीय स्तर 9 दास 40 ब्रह्मांडीय डॉलर 18000 संभावित अंक। एक पीक लेवल 9 स्लेव की कीमत 100 कॉस्मिक डॉलर होगी और एक डार्क एनर्जी लेवल 1 स्लेव की कीमत 10000 कॉस्मिक डॉलर होगी। मूल्य से प्रदर्शन अनुपात अधिक नहीं था, इसलिए उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान में उच्चतम मूल्य वाले दास ब्रह्मांडीय स्तर 6 के दास थे। 1 कॉस्मिक डॉलर के औसत के साथ वह करीब 12000 संभावित अंक प्राप्त कर सकता है। अगला ब्रह्मांडीय स्तर 7 दास था जिसमें 1 ब्रह्मांडीय डॉलर 7000 संभावित बिंदुओं में परिवर्तित हो गया था। ब्रह्मांडीय स्तर 8 5 और 9 दास इसके बाद आए। वांग ये जल्दी से ऊपरी क्षेत्र के बाजार में राक्षस जाति और शैतान जाति के दासों के बीच गए, फिर एक बजट बनाया। मूलतः वह उन सभी को खरीद सकता था। आरंभ में बहुत सारे ब्रह्मांड स्तर के दास नहीं थे। आखिरकार डेनहोंग ग्रह केवल सितारा जीवन ग्रह पर था। इसके अलावा स्तरों और नस्लों पर भी प्रतिबंध थे। उन सभी को खरीदें 7600 कॉस्मिक डॉलर। वांग ये ने दास फार्मों में दासों को तुरंत मार डाला। प्राप्त संभावित अंक 51.68 मिलियन। शेष 1.65 मिलियन संभावित बिंदुओं को जोड़ने पर कुल 55.53 मिलियन संभावित अंक थे। बढ़िया फसल। इसमें असंख्य रेस स्लेवरी फार्म के दास शामिल नहीं थे। इस बार वांग ये ने अनुमान लगाया कि वह 100 मिलियन से अधिक संभावित अंक जमा कर सकता है। वह स्टार ट्रैवलर इन में लौट आए। दरवाजा बंद करने के बाद उसने अपना इंटरफेस खोला। संभावित बिंदुओं की संख्या को देखते हुए वांग ये का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह तुरंत अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एकांत में चले गए जिसकी शुरुआत प्रतिभा उन्नयन से हुई। क्या आप अपनी प्रतिभा पुनरुत्थान को उन्नत करने के लिए 10,000,000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। प्रतिभा पुनरुत्थान अमृता। चेतना के क्षेत्र में वांग ये का भौतिक शरीर बिखर गया और लगभग राख में बदल गया। जीवित रहने की कोई संभावना नहीं मिल सकी, नहीं तारे के कोर का अस्तित्व पाया जा सका। लेकिन अगले ही पल उसकी कोशिकाएं फिर से इकट्ठी हो गईं और अपने मूल स्वरूप में लौट आईं। नई प्रतिभा अमर शरीर। वांग ये ने उनकी प्रतिभा के बारे में जानकारी प्राप्त की और आश्चर्य से उनकी जीभ चटकने लगी। पिछले पुनरुत्थान की तुलना में गुणात्मक परिवर्तन हुआ था। पहली थी पुनरुत्थान के लिए आवश्यक ऊर्जा। अमर शरीर को सक्रिय करने की खपत बहुत कम हो गई थी। हालांकि यह असीमित नहीं था, फिर भी इसे बिना किसी समस्या के लगातार 5 या 6 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरा था शरीर और कोशिकाओं का पुनर्जनन। यह बहुत तेज था। उदाहरण के लिए यदि उसका एक हाथ कट गया था तो उसे बिना कोई ऊर्जा खर्च किए एक पल में ठीक किया जा सकता था। भले ही उसका शरीर टूटकर केवल एक कोशिका ही शेष रह गया हो, वह एक पल में ठीक हो सकता था। अंतिम महत्वपूर्ण सितारा कोर था। पहले एक बार जब तारे का कोर उजागर और नष्ट हो जाता था तो वह मर जाता था।
अब यह कोशिकाओं में छिपा हुआ था, इतना छिपा हुआ कि वह पूरी तरह से मृत होने का नाटक कर सकता था। उसकी जीवित रहने की क्षमता बढ़ गई थी। इसे तीसरे स्तर की सर्वश्रेष्ठ अच्छी प्रतिभा से दूसरे स्तर की उत्कृष्ट प्रतिभा में अपग्रेड किया गया था। वांग ये ने अमर शरीर के बारे में जानकारी देखी। इस प्रतिभा वाले कई शैतान थे, लेकिन मनुष्यों के बीच यह अभी भी अपेक्षाकृत दुर्लभ थी। प्रतिभा शक्ति की दृष्टि से यह अत्यंत सामान्य था। आखिरकार उसकी युद्ध कौशल में कोई वृद्धि नहीं हुई। जैसा कि कहा जा रहा है, यह बहुत खास था। इसकी जीवन संरक्षण क्षमता काफी मजबूत थी। शैतान जाति की प्रणाली में अमर शरीर दूसरी श्रेणी की प्रतिभाओं के बीच उच्चतम श्रेणी की एक आदर्श प्रतिभा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि शैतान जाति ने अधिक लड़ाइयों का अनुभव किया था। कहा जा सकता है कि जन्म से लेकर वयस्क होने तक उन्होंने अपना जीवन वध में बिताया। दूसरी ओर मानव प्रणाली अधिकतर प्रतिभा शक्ति पर आधारित थी। क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के खिलाफ लड़ना अधिक खतरनाक है। वांग ये अपनी नई प्रतिभा की ताकत और कमजोरियों को जानते थे। क्षमता उपयोगकर्ताओं के पास मजबूत इंद्रियां थीं, खासकर उनके मुकाबले उच्च जीवन स्तर वाले लोग। यदि उसका सामना किसी ऐसे क्षमतावान उपयोगकर्ता से होता जो नियंत्रण प्रणाली में कुशल हो, तो दूसरा पक्ष उसका स्वाभाविक शत्रु होगा। चाहे वह आत्मा मंत्र हो, लगाम मंत्र हो या दास्ता मंत्र हो, वे सभी उसके अमर शरीर को तोड़ सकते थे। हालांकि योद्धाओं के विरुद्ध अमृता की प्रतिभा का अक्सर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता था। इसके अलावा यदि वह सैन्य शिविर में जाता, तो वह अपनी प्रतिभा के स्तर से अधिक क्षमताएं प्रदर्शित कर सकता था। उत्कृष्ट प्रतिभा वांग ये ने आह भरी। लौकिक जगत में यह पहले से ही एक दुर्लभ प्रतिभा थी। हालांकि ब्रह्मांड में बहुत सारे मनुष्य थे। सुपर जीनियस तो दूर, उसे जीनियस भी नहीं माना जा सकता। जब तक क्या आप अपनी प्रतिभा अमृत को उन्नत करने के लिए 100 मिलियन संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ, पर्याप्त संभावित बिंदु नहीं। वांग ये की आंखें चमक उठी। अगले चरण में इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि प्रतिभा को एक शक्तिशाली प्रतिभा के रूप में उन्नत किया जाएगा। फिर इसे एक आदर्श प्रतिभा के रूप में उन्नत किया जाएगा। एक शीर्ष श्रेणी की प्रतिभा। जब तक उसके पास पर्याप्त संभावित बिंदु हैं, वह देर सबेर ऊपर उठेगा और उसके पास मानव जाति की सबसे मजबूत प्रतिभा होगी। अगर मेरे पास शीर्ष स्तर की प्रतिभा हो, तो क्या मैं 7 सर्वोच्च मानव गुटों में शामिल हो सकता हूँ? वांग ये वास्तव में जानना चाहते थे। उनका लक्ष्य कभी नहीं बदला था। 18 शीर्ष मानव गुट वह नहीं थे जिसकी वह तलाश कर रहे थे। यदि उसे किसी गुट में शामिल होना होता, तो वह सबसे मजबूत को चुनता। 7 सर्वोच्च मानव गुटों में से कोई एक ठीक था। उनका व्यक्तित्व अच्छा था और वे नखरेबाज नहीं थे। रक्त अवशोषण में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है, वांग ये ने विचार किया। सौभाग्य से उसने आवेग में रक्तपात को अवशोषित नहीं किया। शैतान जाति के गुलामों को मारने के बाद अवशोषित की जा सकने वाली रक्तरेखाओं को देखते हुए, चाहे वह तीसरी श्रेणी की या दूसरी श्रेणी की रक्तरेखा हो, अवशोषण की लागत समान 10 लाख संभावित अंक थी। यह महत्वपूर्ण था। यदि उसने एक अच्छी तृतीय स्तरीय रक्तरेखा चुनी है और इसे एक आदर्श द्वितीय स्तरीय रक्तरेखा में अपग्रेड करना चाहता है, तो उसे 1.11 बिलियन संभावित अंकों की आवश्यकता होगी। हालांकि यदि वह सीधे तौर पर एक आदर्श रक्तरेखा को आत्मसात कर लेता, तो उसे केवल 1 मिलियन संभावित अंकों की आवश्यकता होती। अंतर बहुत बड़ा था। जहां तक प्रथम श्रेणी की वंशावली का सवाल है, यह उसकी पहुंच से थोड़ा परे था। उनका लक्ष्य एक आदर्श रक्तरेखा था। कम से कम यह उसके शरीर के अनुकूल मध्यम श्रेणी की दूसरी श्रेणी की शक्तिशाली रक्तरेखा होनी चाहिए। उसके पास अभी भी 45530000 संभावित अंक बचे थे। वांग ये ने लगातार आगे बढ़ना जारी रखा। क्या आप प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक को अपग्रेड करने के लिए 10 मिलियन अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक और प्राचीन थंडर इवोल्यूशन तकनीक उनके लिए दो सबसे महत्वपूर्ण विकास तकनीकें थीं। प्राइमल स्टार से समझ के माध्यम से प्राप्त वे प्रतिभाओं और वंशावली से भिन्न थे। ये दोनों वास्तव में शीर्ष स्तरीय प्रथम स्तरीय विकास तकनीकें थीं। वर्तमान में विकास तकनीक के चरण ने उनकी साधना गति को निर्धारित किया। मेरे शरीर के ब्रह्मांडीय स्तर 9 में प्रवेश करने के बाद एक अड़चन का सामना करने की संभावना बहुत अधिक है। वांग ये ने पहले प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक को अपग्रेड करने की योजना बनाई और थंडर प्राचीन इवोल्यूशन तकनीक को एक तरफ रख दिया। दोनों का प्रभाव लगभग एक जैसा था। एक सक्षम उपयोगकर्ता और एक योद्धा के रूप में उनकी योग्यता में अंतर था। एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उन्होंने तेजी से खेती की और लगभग कोई बाधा नहीं थी। वह पहले इसे चरण 3 में सुधारेंगे। एक ओर इससे उनकी साधना की गति बढ़ेगी और उन्हें डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर थंडर एंशिएंट इवोल्यूशन तकनीक को अपग्रेड करने से पहले यह एक परीक्षण भी था। वह देखना चाहता था कि विकास तकनीक को उन्नत करने से वह कितना मजबूत हो सकता है। प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक चरण 2 चरण 3 पॉइंट। उसके मानस में भारी मात्रा में ऊर्जा उमड़ी और उसका बाहर की ओर विस्तार हुआ। ऊर्जा का केवल एक छोटा सा अंश ही उसके शरीर में प्रवेश कर पाया। थंडर एंशिएंट इवोल्यूशन तकनीक को विकसित करने के बाद उनके शरीर में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ, जिससे उन्हें अतीत की तुलना में अधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित और संलयन करने की अनुमति मिली। हालांकि उसके मानस की तुलना में यह अभी भी बहुत हीन था। वह प्रचंड ज्वार की तरह ऊर्जा तुरंत बांध से टूट गई और उसका मानस बुरी तरह हिल गया। निर्णायक स्तर 1 ब्रह्मांडीय क्षमता वाला उपयोगकर्ता। उनकी क्षमता अधिक केंद्रित हो गई और संक्षेपण मंत्र का उपयोग करना आसान हो गया। एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में वांग ये में एक और स्तर का सुधार हुआ। विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा अभी भी उसके मानस का विस्तार कर रही थी। पलक झपकते ही उसके स्तर 8 मानस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ब्रह्मांडीय स्तर 7 योद्धा 47%। ब्रह्मांडीय स्तर 1 क्षमता उपयोगकर्ता 81%। एक क्षमतावान उपयोगकर्ता के रूप में मैं एक पूरे स्तर पर आगे बढ़ चुका हूं। वांग ये के पास एक मोटा विचार था। शीर्ष क्रम की विकास तकनीक वास्तव में शक्तिशाली थी और यह केवल चरण 2 से चरण 3 तक थी। यदि उसने इसे चरण 3 से चरण 4 में उन्नत किया, तो संभवतः यह उसे सीधे चरण 9 की सीमा तक चढ़ने की अनुमति देगा। हालांकि डार्क एनर्जी लेवल को तोड़ना आसान नहीं था। यदि वह सावधान नहीं होता, तो वह उच्च आयामी शक्ति से विस्फोटित हो जाता। चाहे वह डार्क पदार्थ हो या डार्क एनर्जी, वे दोनों उच्च आयामी पदार्थ और ऊर्जा थे। उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी तो बात ही छोड़िए, शरीर को ही एक बड़ा जोखिम उठाना पड़ा। वांग ये की चेतना उतर गई। क्या आप प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक के चरण को बढ़ाने के लिए 100 मिलियन अंक खर्च करना चाहते हैं? सही। शीर्ष रैंक विकास तकनीक का हर चरण का सुधार एक उन्नयन के बराबर था। हालांकि वह 100 मिलियन तक संभावित अंक जुटा सकता था, लेकिन फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। बल्कि वह अपने निवेश को विभाजित कर अपनी ताकत को और भी अधिक बढ़ा सकता है। युद्ध ऊर्जा चरण 6 चरण 7 पॉइंट। संपीड़न मंत्र चरण 6 चरण 7 पॉइंट। संक्षेपण मंत्र चरण 4 चरण 5 पॉइंट। स्थानिक नियंत्रण चरण 4 चरण 5। कृपया सबसे तेज अपडेट पढ़ने के लिए VELX की वेबसाइट पर जाएं। 14,000,000 संभावित अंक उपभोग। ये योद्धाओं और क्षमता उपयोगकर्ताओं की सबसे बुनियादी क्षमताएं थीं। उसकी युद्ध कौशल की नींव। यदि वह और सुधार करना चाहता है, तो उसे संपीड़न मंत्र और युद्ध ऊर्जा के लिए प्रत्येक के लिए 10,000,000 संभावित अंक और स्थानिक नियंत्रण और संक्षेपण मंत्र के लिए 20,000,000 संभावित अंकों की आवश्यकता होगी। जारी रखना। पीड़ादायक करीपान तकनीक चरण 5। वन हिट स्पेल, वर्चुअल इमेज स्पेल और ओरिजिन स्पेल सभी को चरण 5 में भी अपग्रेड किया गया था। अन्य 6 मिलियन संभावित बिंदुओं का उपभोग किया गया।
चेतना के स्थान में वांग ये ने उन्हें एक एक करके समझा, सार को समझा और सभी पहलुओं में अपनी ताकत में सुधार किया। दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्पेल, एक्सप्लोसिव स्पेल, सोल ट्रेम्बल स्पेल, स्पिरिट स्पेल और डेवलपमेंट स्पेल सभी को चरण 7 तक बढ़ा दिया गया था। 250000 संभावित बिंदुओं का उपभोग किया गया था। शेष संभावित अंक 13030000। उन्होंने थंडर एंशिएंट इवोल्यूशन तकनीक को अपग्रेड करने और ब्लड लाइन प्राप्त करने के लिए संभावित बिंदुओं को पीछे छोड़ दिया। मैं अब एक योद्धा हूं जिसमें कोई कमजोरी नहीं है, वांग ये बहुत संतुष्ट थे। सर्वांगीण उन्नयन और सर्वोच्च श्रेणी के उपकरणों के नए सेट के साथ भले ही वह अब केवल एक उन्नत कॉस्मिक लाइफ फॉर्म था, वह डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म से कमतर नहीं था। उनकी प्रतिभा, अमृता के उन्नयन के अलावा उनकी जीवन संरक्षण क्षमता में काफी वृद्धि हुई थी। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में प्रवेश के सुरक्षा कारक में काफी सुधार किया गया था। आखिरकार प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में अन्वेषण सीमा में मूल रूप से डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म के बीच लड़ाई शामिल थी। तब वह उनमें भाग ले सकते थे। जहां तक सबसे तीव्र प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्रों का सवाल है, हालांकि वह फिलहाल प्रवेश नहीं कर सका, फिर भी उसके पास संभावित अंक थे और उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी। जब वह डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंच गया, तो वह उच्चतम स्तर की लड़ाई में शामिल हो सका। शक्ति परीक्षण पूरा करने के बाद आप एक सितारा ब्रह्मांडीय साहसी बन सकते हैं। कर्मचारियों ने वांग ये को एक नील धातु का टुकड़ा दिया जिस पर उनकी पहचान संबंधी जानकारी अंकित थी। पूर्व ब्रह्मांडीय साहसी नहीं, वांग ये ने धातु के टुकड़े का वजन महसूस करते हुए उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। यह उन इंसानों के लिए है जो लौकिक नागरिक नहीं है। पर्याप्त लौकिक समुद्री डाकुओं को मारकर और मिशन अंक जमा करके कोई लौकिक नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है और ब्रह्मांडीय साहसी बन सकता है, कहते हुए कर्मचारी मुस्कुराए। वांग ये समझ गए। तो क्या लौकिक नागरिकता इस तरह लागू की जा सकती है? यह समझ में आया। आखिरकार यदि किसी ने सैन्य शिविर में पर्याप्त युद्ध उपलब्धियां जमा कर लीं, तो वह एक लौकिक नागरिक भी बन सकता है। भले ही ब्रह्मांडीय मनुष्यों के पास एक स्पष्ट पदानुक्रम था, फिर भी इसने निचले स्तर के मनुष्यों को ऊपर उठने और वापसी करने की कुछ आशा दी। अगर मैं सितारा वैश्विक नागरिक बनना चाहता हूं, तो क्या मैं भी आवेदन कर सकता हूं? वांग ये ने पूछा। बिल्कुल, स्टाफ सदस्य ने ऊपर देखा और उसकी ओर देखा। हालांकि आवश्यकताएं और भी अधिक होंगी। यह मूल रूप से उसी के बराबर है जो आपको एक 3 सितारा ब्रह्मांडीय साहसी के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक ब्रह्मांडीय साहसी बनने के बाद आप विवरण की जांच कर सकते हैं। धन्यवाद। वांग ये की आंखें चमक उठी। सितारा लौकिक नागरिक बनने का एक और रास्ता। हालांकि यह कठिन लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह किसी की अपनी ताकत से संबंधित है, इसलिए इसे हासिल करने की संभावना अधिक थी। शक्ति परीक्षण वर्चुअल वर्ल्ड नंबर 7 वध की अनंत दुनिया में आयोजित किया गया था। मानव आभासी ब्रह्मांड किसी की पहचान को सत्यापित कर सकता है, गैर मानव जातियों को प्रवेश करने से रोक सकता है। प्रतिद्वंद्वी एक मध्यवर्ती ब्रह्मांडीय स्तर का समुद्री डाकू था। वह बहुत कमजोर था, उसकी ताकत भाईजी से 10% भी कम थी। वांग ये तुरंत पास हो गए। उसकी आंखों के सामने प्रकाश चमक उठा और उसने मानव आभासी ब्रह्मांड को छोड़ दिया। आदरणीय ब्रह्मांडीय नागरिक, एक ब्रह्मांडीय साहसी बनने के लिए धन्यवाद। भविष्य में मुझे आशा है कि आप बुराई को दंडित कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं का शत्रु बन सकते हैं। ब्रह्मेथार्थ ब्रह्मांड में एक भावुक आवाज गूंज उठी। वांग ये ने उसकी पहचान संबंधी जानकारी देखी। वहां एक अतिरिक्त चमकीला सितारा था जो एक ब्रह्मांडीय साहसी के रूप में उनकी पहचान का प्रतिनिधित्व करता था। वह शक्ति परीक्षण कक्ष से बाहर चला गया। स्टाफ सदस्य ने मुस्कुराते हुए नील धातु का टुकड़ा लिया और एक छोटा थैला थमा दिया। बैग में एक ब्रह्मांडीय साहसी की बुनियादी वस्तुएं थीं, जिसमें एक स्टार बैग, साहसी की पुस्तिका, ब्रह्मांडीय मानचित्र इत्यादि शामिल थे। मिशन मुख्य रूप से वर्चुअल वर्ल्ड नंबर 7 में स्वीकार किए गए थे और एडवेंचरर की हैंडबुक में विस्तृत रिकॉर्ड थे। नक्शा हाथ में है। वांग ये के ब्रह्मांडीय साहसी लोगों में शामिल होने का एक और कारण यह था कि उनके पास विस्तृत मानचित्र का अभाव था। ब्रह्मांडीय साहसी लोग मुफ्त में ब्रह्मांडीय मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही विभिन्न तारा क्षेत्रों के मानचित्र भी प्राप्त कर सकते हैं जो पहले दर्ज किए गए थे। वे आधिकारिक थे। अन्य ब्रह्मांडीय साहसी लोगों द्वारा साझा किए गए मानचित्र भी शुल्क पर उपलब्ध थे। यदि वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में जाना चाहता था तो ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा ब्रह्मांडीय साहसी क्षेत्र ये थे। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कोई भी एक समूह में शामिल हो सकता है और सभी प्रकार की जानकारी साझा कर सकता है। ब्रह्मांडीय साहसी लोगों के लिए जो अकेले लड़ने के आदी थे, समूहों ने उन्हें एक दूसरे की मदद करने और दोस्त बनाने की अनुमति दी। यह उसके लिए बहुत उपयुक्त था। इसके कई फायदे थे। अगर यूमिन को पता होता कि मैं एक ब्रह्मांडीय साहसी बन गया हूं, तो वह शायद मुझे मार डालेगी। वांग ये ने अपने स्टारी स्काई ब्रेसलेट पर सुंदर नाम देखा और मुस्कुराया। हालांकि वह तूफान समुद्री डाकुओं का दुश्मन नहीं बनेगा। यदि उसे मारना होता, तो वह उन लोगों को निशाना बनाता जो बेहद दुष्ट थे और अपराध करते थे। उच्च इनाम वाले ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू। अब से हम न्याय के भागीदार, प्रेम और शांति के अवतार होंगे। वांग ये ने कॉस्मिक एडवेंचरर का स्टार बेंच लगाया और नानते से मिलने के लिए मार्शल एक्सट्रीम डोजो की ओर चल पड़े। मार्शल एक्सट्रीम डोजो होंगडान प्लेनेट के ऊपरी क्षेत्र में सबसे व्यस्त स्थानों में से एक था। इसने अनगिनत योद्धाओं को आकर्षित किया। भले ही वे नामधारी शिष्य न हों, फिर भी वे विभिन्न डोजो का अवलोकन कर सकते थे और बातचीत कर सकते थे। मार्शल एक्सट्रीम डोजो में हालांकि सामाजिक वर्ग थे, फिर भी किसी की ताकत अधिक महत्वपूर्ण थी। मानव आभासी ब्रह्मांड में ऑनलाइन मार्शल एक्सट्रीम डोजो की तुलना में अभी भी कई अंतर थे। यहाँ सामाजिक कारक बड़ा था। प्रत्येक लौकिक दिन पर एक मार्शल स्कूल द्वारा पढ़ाई जाने वाली एक कक्षा होती थी जो उन लौकिक मनुष्यों को संकेत देती थी जो योद्धा बनने के लिए दृढ़ थे। भले ही वे मार्शल एक्सट्रीम डोजो के नामधारी शिष्य हों या नहीं, वे सभी सुन सकते थे। कभी-कभी उत्कृष्ट प्रतिभा वाले कुछ लौकिक मनुष्य होते जो नामधारी शिष्य नहीं बन पाते। मार्शल स्कूलों द्वारा उनकी खोज की जाएगी और उनका पालन पोषण किया जाएगा। इस स्थान को मानव योद्धाओं की पवित्र भूमि कहा जा सकता है। वांग ये यहाँ पर। यहाँ डोजो के बाहर नानते ने अपनी लंबी भुजाएं जोर से लहराई। वांग ये ने उसे एक नजर में देखा। आगे बढ़ते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और दूसरे पक्ष का अभिवादन किया। क्या हम जा रहे हैं? नानते ने पूछा। कोई जल्दी नहीं, वांग ये ने कहा। उपकरण के कुछ टुकड़े अभी तक बेचे नहीं गए थे, इसलिए वे फिलहाल नहीं जा सके। तो फिर मैं कुछ दिन और रुकूंगा, नानते मुस्कुराया। यहाँ मार्शल ऊर्जा काफी सघन है। मार्शल स्कूल की सिखाने की क्षमता वास्तविक है। कुछ कक्षाओं को सुनने के बाद भाला तकनीक के बारे में मेरी समझ गहरी हो गई है। क्या ऐसा है? वांग ये ने चारों ओर देखा। ऑफलाइन मार्शल एक्सट्रीम डोजो कुछ हद तक ऑनलाइन के समान था। हालांकि बड़ी आभासी दुनिया की तुलना में मनुष्यों की संख्या और डोजो का आकार बहुत कम था। हालांकि यह बहुत नया लगा और गतिविधि से भरपूर था। हम वांग ये, यह क्या है? नानते ने वांग ये की छाती पर स्टार बेंच देखा। एक अनुमान करें, वांग ये हंसे। क्या आप कुश्ती में रुचि रखते हैं? जब भीड़ तितर-बितर हो गई, तो एक खूबसूरत युवक वहां आया और मुस्कुराते हुए उसने वांग ये को आमंत्रित किया। मैं ब्रह्मांडीय स्तर 9 पर हूं। जरूर, वांग ये ने सिर हिलाया। मार्शल एक्सट्रीम डोजो में लड़ाई झगड़ा बहुत आम था। योद्धा युद्ध के माध्यम से दूसरों से मित्रता बनाते थे। विजेता का निर्णय होते ही वे रुक जाते थे और मुकाबला केवल उनकी ताकत में सुधार करने के लिए होता था। कमजोरों को धमकाने या लड़ाई झगड़े के दौरान दूसरों की हत्या करने का परिणाम यह होगा कि किसी को नीची नजर से देखा जाएगा, उसकी आलोचना की जाएगी और अन्य विशेषज्ञों द्वारा उसे सबक सिखाया जाएगा। उन्हें मार्शल एक्सट्रीम डोजो द्वारा काली सूची में भी डाला जा सकता है।
यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। अलग अलग डोज थे और हर जगह लड़ाई देखी जा सकती थी। भीड़ की निगरानी में वांग ये ने तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। अभी सामान्य कॉस्मिक स्तर 9 लाइफ फॉर्म स्वाभाविक रूप से उसके अनुरूप नहीं थे। उसके सीने पर वन स्टार एडवेंचरर बैच अभी भी काफी भ्रामक था। वास्तव में उनकी वास्तविक युद्ध कौशल की तुलना एक 2 सितारा साहसी से की जा सकती थी। धन्यवाद। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भाई वांग ये के पास असाधारण ताकत है और आप सैन्य रणनीति विभाग में भी नामांकित हैं। आप भविष्य में कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? शानदार कपड़ों में सजीले युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा। वांग ये ने कहा, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। मैं घूमूंगा और अपने कौशल को निखारूंगा। क्या आपने कभी परिवार में शामिल होने पर विचार किया है? युवक मुस्कुराया और उसे भर्ती करने की कोशिश की। इस समय नहीं, वांग ये ने मना कर दिया। फिर ठीक है, युवक पछताता हुआ लग रहा था। उन्होंने बातचीत की और संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। फिर उन्होंने विदाई ली। डार्निंग कॉस्मिक नेशन के हुलुनमेई परिवार के युवा ने अपने अगले लक्ष्य की खोज जारी रखी। आप सचमुच बहुत लोकप्रिय हैं। नानते ने झुककर अपनी जीभ चटकाई। मैं यहाँ इतने दिनों से हूँ। मैंने दर्जनों बार मुकाबला किया है, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे भर्ती करने नहीं आया। क्या फायदा? ऐसा नहीं है कि हम एक लौकिक राष्ट्र परिवार में शामिल हो सकते हैं, वांग ये ने कहा। एक लौकिक राष्ट्र परिवार में शामिल होने पर भले ही वह जीडेनली जैसे स्टारफील्ड साम्राज्य में एक परिवार हो, उनका भविष्य का विकास सीमित होगा। परिवार में स्थिति व्यक्ति के वंश पर आधारित होती थी। परिवार के वंश के बिना चाहे कोई कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह अभी भी एक बाहरी व्यक्ति ही होगा। यह अन्य गुटों से अलग था। काश मैं मार्शल एक स्ट्रीम डोजो में शामिल हो पाता। नानते ने आह भरी। यदि आप मजबूत हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से शामिल हो सकते हैं। वांग ये ने उसकी ओर देखा। स्थानिक नियंत्रण के पथ पर आगे बढ़ते रहे और आपको कुछ लाभ मिलेंगे। तब तक आप अंतरिक्ष विरूपण, आयामी दरारें और अन्य स्थानिक तकनीकों में तेजी से महारत हासिल कर पाएंगे। नानते की स्थानिक नियंत्रण क्षमता काफी उत्कृष्ट थी। यहाँ तक कि उनकी प्रतिभा भी इसी से जुड़ी थी। यदि वह इस मार्ग पर अटल ध्यान के साथ चलता, तो यह एक उज्ज्वल मार्ग होता। अंतरिक्ष एक मानक महान पथ था। यह निचले आयामों को पार कर सकता है, पुनर्जन्म को तोड़ सकता है और व्यक्ति को एक अमर जीवन रूप बनने की अनुमति दे सकता है। यह कठिन है और मैं एक अड़चन तक पहुंच गया हूँ। इसीलिए मैं प्रेरणा की तलाश में और यह देखने के लिए मार्शल एक स्ट्रीम डोजो में आया कि क्या इससे पार पाने का कोई रास्ता है। नैन्ते ने कहा। एक अड़चन? वांग ये को नहीं पता था कि क्या कहना है। वह केवल ब्रह्मांडीय स्तर 3 पर था, लेकिन उसका स्थानिक नियंत्रण पहले से ही चरण 5 के करीब था। क्या इसे एक बाधा कहा जा सकता है? डार्क एनर्जी लेवल 3 योद्धाओं का विशाल बहुमत स्थानिक नियंत्रण के इस स्तर तक भी नहीं पहुंच सका। कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को मार्शल एक स्ट्रीम डोजो में देखा जा सकता है। बहुत सारे दर्शकों के साथ एक डोजो में एक पुरुष और एक महिला तीव्र युद्ध कर रहे थे। यहाँ तक कि हजारों डोजो के बीच भी वहाँ दर्शकों की संख्या शीर्ष 3 में थी। वांग ये और नैन्ते ने दूर से देखा। ब्रह्मांडीय स्तर 1 अंतरिक्ष विरूपण। वांग ये ने क्विफ वाले युवक को घूर कर देखा। उत्तरार्ध ने एम्बर युद्ध सूट पहना हुआ था और एक घुमावदार करीपान पकड़ रखा था। उनके तीखे प्रहारों ने स्थान को विकृत कर दिया। स्थानिक नियंत्रण उसके सामने कुछ भी नहीं था। ब्रह्मांडीय स्तर 9 डार्क एनर्जी। दूसरी ओर महिला योद्धा भी कमजोर नहीं थी। ब्रह्मांडीय स्तर पर वह पहले से ही अंधेरे ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकती थी और उसकी आक्रमण शक्ति क्विफ वाले युवाओं की तुलना में एक स्तर अधिक थी। वह बहुत तेज भी थी। भीषण युद्ध जारी रहा। दोनों में डार्क एनर्जी स्तर की ताकत थी। वांग ये की निगाहें लड़ाई पर टिकी थीं। यह लौकिक था। 6 सितारा जीवन ग्रह पर अनगिनत प्रतिभाशाली योद्धा थे। कुछ राउंड के बाद क्विफ वाले युवक ने प्रतियोगिता जीत ली। हालांकि महिला योद्धा की गुप्त ऊर्जा अजीब और परिवर्तनशील थी और उसकी आक्रमण शक्ति बेहद मजबूत थी, फिर भी वह क्विफ वाले युवक के मुकाबले में नहीं थी, जिसके पास अंतरिक्ष पर उससे अधिक महारत थी। अगला, क्विफ वाला युवक लड़ने की भावना से भरा हुआ था। क्या आप जाना चाहते हैं? नानते ने वांग ये की ओर देखा। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। चलो देखते हैं। उसका मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। वांग ये को अविश्वास से देखते हुए नानते का मुंह घूम गया। बहुत अहंकारी। हालांकि वह जानता था कि वांग ये यूं ही नहीं कह रहा था। यह बंदा फिर कब चुपचाप सुधर गया। जैसे ही वे बोल रहे थे, लगभग 3 मीटर लंबा एक हट्टा-कट्टा आदमी अंदर आया। उसकी हड्डियां और मांसपेशियां फैल गईं। उसकी काया एक उन्नत ब्रह्मांडीय योद्धा की तरह थी। उसकी रक्तरेखा उत्कृष्ट थी और वह गहरे पदार्थ से मिश्रित हो गया था। वह आकाश और पृथ्वी को हिलाने के लिए अपने हाथ में विशाल हथौड़े को नियंत्रित करने में सक्षम था। दुर्भाग्य से वह अभी भी क्विफ वाले युवक से मुकाबला नहीं कर पा रहा था। कितनी जीतें? लगभग 100। प्रभावशाली। लगातार 100 बार जीतने से पहले वह केवल कुछ ही बार असफल हुए। चर्चाएं सुनी जा सकती थीं। फरसाधारी युवक ने राजा की तरह अपनी करीपान ऊंची उठाई। उसकी चमकती आंखें पूरे दृश्य में घूम रही थीं। क्या जीतने के लिए कोई पुरस्कार है? वांग ये ने उत्सुकता से पूछा। मार्शल एक स्ट्रीम डोजो की बड़ी आभासी दुनिया में कोई भी संबंधित सामग्री प्रतीत नहीं होती है। नहीं, नानते ने कहा, लेकिन विजेता मार्शल स्कूल से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। यदि आप चुने जाने और पोषित होने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो लौकिक नागरिकता के बिना भी आपको अभी भी अनुशंसित किया जा सकता है और मार्शल एक स्ट्रीम डोजो में शामिल होकर एक मूल्यांकन शिष्य बन सकते हैं। तो यह ऐसा ही था। वांग ये ने सिर हिलाया। मार्शल स्कूल केवल ऑफलाइन उपलब्ध थे। मार्शल स्कूल का उद्देश्य ऑफलाइन गतिविधि को बढ़ाना और मानव योद्धाओं के औसत स्तर को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना था। दूसरी ओर, इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली अंकुरों के साथ-साथ उन मोतियों को भी खोजना था जो ब्रह्मांडीय नागरिक नहीं थे। यह यहाँ है। 100 जीत की लड़ाई। नानते की आंखें चमक उठीं। प्रत्येक लौकिक दिन में कुछ घटित होगा। वे मार्शल स्कूल से संकेत प्राप्त कर सकते हैं। वांग ये ने देखा। क्विफ के प्रतिद्वंद्वी वाला युवक एक अन्य युवक था जिसके माथे पर ज्वाला का चिन्ह था। दूसरे पक्ष ने कवच पहन रखा था जो एक पवित्र वस्त्र की तरह दिखता था और उसकी लाल रंग की त्वचा ऐसी लग रही थी मानो वह प्रचंड आग से जल गई हो। वह बेहद अजीब लग रहा था। यह अग्नि दार्शनिक है। हाँ, ऐसा लगता है कि मार्शल स्कूल आज उसे कोई संकेत नहीं देना चाहता। आखिरकार उसने 5 दिन पहले ही 100 जीत हासिल की है। उसे पहले ही एक बार सिखाया जा चुका है। मार्शल स्कूल को अब उसे सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। डोजो में लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। अपने आसपास की गर्मागर्म चर्चाओं को सुनकर वांग ये लगभग समझ गए। अग्नि दार्शनिक की असाधारण पहचान थी। वह मार्शल स्कूल द्वारा पोषित शिष्य था। हर बार जब मार्शल स्कूल का सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता था जिसे वे संकेत नहीं देना चाहते थे, तो वे लक्ष्य को 100 जीत हासिल करने से रोकने के लिए उसे बाहर भेज देते थे। मेरे जैसा ही ब्रह्मांडीय स्तर 7। वांग ये ने उत्सुकता से अग्नि दार्शनिक की ओर देखा। वह बहुत शांत स्वभाव के थे। इसके विपरीत क्विफ वाला युवक अब पहले जैसा शांत नहीं था। उसके हमले तीखे और आक्रामक थे, जैसे कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही झटके में हराना चाहता हो। हालांकि यह बहुत कठिन था। बूम! अग्नि दार्शनिक ने दोनों मुट्ठियों का प्रयोग किया। जैसे ही उसने युवक से सीधा मुकाबला किया, उसके विशेष दस्ताने आग की लपटों से जल गए। आग की लपटें संघनित होकर लड़ाकू ऊर्जा में बदल गईं, जिससे अंतरिक्ष धूल में बदल गया। युवक के अंतरिक्ष विरूपण को नजरअंदाज करते हुए उसने जबरदस्त दबाव बनाते हुए डटकर मुकाबला किया। अग्नि दार्शनिक अग्नि के पुत्र की तरह था जो सब कुछ जला रहा था। उत्पत्ति मंत्र। वांग ये की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं।
अग्नि तत्व उनके शरीर के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया और फिर लड़ाकू ऊर्जा के साथ संघनित होकर एक अकल्पनीय शक्ति उत्पन्न हुई। यह एक मौलिक संलयन तकनीक है। उसके बगल वाले युवक ने वांग ये की ओर देखा और सहजता से मुस्कुराया। आप नए हैं, है ना? फायर फिलोसफर की फ्लेम फ्यूजन तकनीक बहुत शक्तिशाली है। इसकी विनाशकारी शक्ति बेजोड़ है। उसने कई सुविजयी लड़ाइयां जीती हैं। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई भाड़े का ठग हो। वांग ये ने डोजो की ओर देखा। जल्द ही विजेता का फैसला हो गया। अग्नि दार्शनिक ने अपने प्रतिद्वंद्वी को दबा दिया। भले ही वह उस युवक की अंतरिक्ष विकिरित करीपान तकनीक के खिलाफ बचाव नहीं कर सका, लेकिन वह अपनी अद्वितीय युद्ध कौशल से युवक को हराने में सक्षम था। जब आग की लपटें उठी तो स्थान भी जलकर शून्य हो गया। लड़ाई खत्म हो गई थी। तालियां गड़गड़ा रही थीं। उन्होंने अग्नि दार्शनिक की ताकत की प्रशंसा की और क्विफ वाले युवक को प्रोत्साहित किया। धन्यवाद। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। क्विफ वाले युवक ने आह भरी और चला गया। जैसे ही अग्नि दार्शनिक जाने वाला था, एक शक्तिशाली स्थानिक नियंत्रण ने युद्ध के मैदान को घेर लिया और उसे शक्तिशाली युद्ध ऊर्जा से बंद कर दिया। उसके लाल चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। अग्नि दार्शनिक की नजर पूरे कमरे में घूम गई और अंततः वांग ये पर जा टिकी। उनकी नजरें मिली और लड़ने की भावना फूट पड़ी। झपट्टा मारना। दोनों के बीच लौकिक मानवों ने एक रास्ता खोल दिया। वह युवक जो गर्व से वांग ये को स्थिति से परिचित करा रहा था, उसने अभी अभी वांग ये को देखा, जो एक राहगीर की तरह था। उसका मुंह खुला हुआ था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाद वाला कोई छिपी हुई प्रतिभा होगी। वांग ये मुस्कुराए और डोजो में कूद पड़े। कृपया मुझे सलाह दीजिए। बिना किसी अनावश्यक शब्द के दो लोगों की लड़ाई की भावनाएं टकरा गईं। लड़ाई तुरंत छिड़ गई। ऐसा लगा जैसे दो तीर टकरा रहे हों। जैसे ही उनके बीच मारपीट हुई, दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। आग की लपटों और लड़ाकू ऊर्जा के बीच टकराव बेहद तीव्र था। वांग ये की दुखदाई करीपान तकनीक तेजी से सामने आई और युद्ध की ऊर्जा लहर दर लहर फूट पड़ी। अग्नि दार्शनिक की अद्वितीय अग्नि संलयन तकनीक ने स्थानिक नियंत्रण को नजरअंदाज कर दिया। जलती हुई लपटों की आवाज चौंकाने वाली थी और यह वांग ये की चरण सेवन युद्ध ऊर्जा से कमतर नहीं थी। अत्याचारी। एक अनुचित हमला। वांग ये ने तुरंत अग्नि दार्शनिक की क्षमताओं का पता लगा लिया। उन्होंने नाइन शार्प सेबर के रहस्यमय उत्कीर्ण हमलों का उपयोग नहीं किया। उन्होंने अपनी युद्धक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अपनी मजबूत शारीरिक शक्ति, संघनन मंत्र और विस्फोटक मंत्र पर भरोसा किया। उन्होंने आमने सामने लड़ाई की और करीबी मुकाबले में फायर फ्यूजन तकनीक को समझ लिया। स्थानिक विकृति से भिन्न तात्विक संलयन तकनीक उनके लिए बहुत उपयुक्त थी। यह शक्तिशाली था, किसी के स्तर की उपेक्षा करता था और मौलिक और युद्ध ऊर्जा का मिश्रण था। यदि अंतरिक्ष का मार्ग नान्ते का मार्ग था, तो तात्विक संलयन पथ वह पहला मार्ग था जिस पर वह महारत हासिल करना चाहता था। इसलिए उन्होंने अग्नि दार्शनिक के साथ बहस करने के लिए मंच पर जाने का विकल्प चुना। वे बहुत करीब से भिड़ गए। यह शुद्ध युद्ध ऊर्जा और अग्नि कौशल के बीच टकराव था। कुछ राउंड के बाद तुरंत ही यह तय हो गया कि जिसका पलड़ा भारी है। वांग ये मजबूत था। वह न केवल युद्ध ऊर्जा के मामले में बल्कि सभी पहलुओं में अग्नि दार्शनिक से अधिक मजबूत था। उनके विस्फोटक जादू और युद्ध ऊर्जा का संयोजन विशेष रूप से फायर फिलोसफर की वर्तमान फायर फ्यूजन तकनीक से कमतर नहीं था। वर्तमान में कुछ ब्रह्मांड स्तर के प्राणी वांग ये के प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं। हुश। अग्नि दार्शनिक पूरी तरह बुझ गया। उसके शरीर में खून बढ़ गया और अग्नि पैटर्न की परतें जल उठी। ऐसा लग रहा था कि उसके माथे पर लौ जीवित हो गई है और फायर फ्यूजन तकनीक की शक्ति एक और स्तर तक बढ़ गई है। गहरे लाल रंग की आग की लपटें तेजी से बढ़ी और वांग ये को निगल लिया, लेकिन दो करीबान रोशनी ने उसे अलग कर दिया। संक्षेपण मंत्र। वांग ये की युद्ध ऊर्जा फूट पड़ी और उसकी क्षमता चरम सीमा तक उजागर हो गई। एक हिट मंत्र। चरण 5 पीड़ादायक करीपान तकनीक। संघनित युद्ध ऊर्जा, भौतिक शरीर और स्थानिक नियंत्रण में विस्फोट हो गया। अग्नि दार्शनिक की अत्याचारी रक्तधारा का सामना करते हुए वांग ये ने और भी मजबूत उत्पीड़न और विस्फोटक शक्ति का प्रदर्शन किया। भीषण लपटें बुझ गईं और हमला अग्नि दार्शनिक के कवच पर हुआ। बाद वाला गुर्राने लगा और उसे तुरंत डोजो से बाहर निकाल दिया गया। सभी की आंखें सदमे से चमक उठीं। यह इतना शांत था कि कोई भी पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। अग्नि दार्शनिक हार गया था। वहां कोई न कोई बेहतर तो होना ही था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक ब्रह्मांडीय साहसी अचानक कहीं से प्रकट होगा और डोजो में प्रसिद्ध अग्नि दार्शनिक को हरा देगा। वह कौन था? वांग ये की अपरिचित छवि ने सभी को चौंका दिया। केवल नान्ते और उसके दो दोस्त जयकार कर रहे थे। जल्द ही डोजो के चारों ओर की भीड़ गड़गड़ाहट की तरह ताली बजाने लगी। कई मानव विशेषज्ञ वांग ये की उत्पत्ति पर चर्चा करते हुए आपस में कानाफूसी कर रहे थे। तो यह मौलिक संलयन तकनीक है। मारपीट के आदान प्रदान के बाद वांग ये को एक मोटा विचार आया। हालांकि उन्हें तात्विक संलयन प्राप्त करने की तकनीकों, आवश्यकताओं, शर्तों आदि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वे मोटे तौर पर समझ गए थे कि यह किस बारे में है। समय आने पर वह बाकी बातों पर धीरे-धीरे विचार करेगा। इसके बाद वांग ये मुड़े और चले गए। उन्हें चुनौती जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मार्शल स्कूल का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अन्य 99 मैच लड़ना उनके लिए उपयुक्त नहीं था। यह बहुत हाई प्रोफाइल था। क्या आप अब और नहीं लड़ेंगे? नान्ते ने आश्चर्य से पूछा। वांग ये ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आइए घूमें और अन्य विशेषज्ञों को बहस करते हुए देखें। हमें और अधिक लाभ हो सकता है। ठीक है। नान्ते ने सफेद दांतों की दो पंक्तियां दिखाते हुए मुस्कुराया। उसने वांग ये को अपनी कोहनी से धक्का दिया। आपने गुप्त रूप से कब खेती की? क्या आपकी ताकत में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है? क्या आपकी युद्ध ऊर्जा पहले से ही चरण 7 पर है? वांग ये ने लापरवाही से कहा, मैं अभी अभी आया हूँ। घूमते घूमते वे बातें करते रहे। वांग ये जहां भी गए, उन्होंने कई लोगों की निगाहों और चर्चाओं को आकर्षित किया। अग्नि दार्शनिक को हराने के बाद वह इस डोजो में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए। कई लौकिक राष्ट्र परिवारों ने उसे भर्ती करने की इच्छा रखते हुए प्रस्ताव भी बढ़ाए। शक्तिशाली होना अच्छा है, नान्ते ने आह भरी। वह कुछ दिनों के लिए यहाँ आया था और उसने केवल कुछ समान विचारधारा वाले दोस्त बनाए थे। इसके विपरीत वांग ये अभी अभी आया था, लेकिन वह पहले से ही काफी प्रसिद्ध था। यदि वह इच्छुक होता, तो वह डोजो में प्रतिस्पर्धा करना भी जारी रख सकता था। वह सैकड़ों जीत हासिल कर सकता था और मार्शल स्कूल से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता था। यह वांग ये के लिए केक का एक टुकड़ा था जो अग्नि दार्शनिक को हरा सकता था। क्या ताकत ब्रह्मांड में नियम नहीं है? आखिरकार यह एक शांतिपूर्ण ब्रह्मांड नहीं है, वांग ये ने कहा। सभी जातियां जीवित रहने के लिए अपनी क्षमताओं पर निर्भर करती हैं। मानव जाति, दानव जाति और शैतान जाति नश्वर शत्रु हैं। विशाल ब्रह्मांड में 8 महान जातियां खुले तौर पर और गुप्त रूप से लड़ती हैं। विशेष रूप से आकाश जाति और अधेरी जाति मानव जाति से ऊपर हैं। नान्ते ने आह भरी। उन्हें ब्लू प्लेनेट पर याओ के साथ एक उत्कृष्ट प्रतिभा माना जाता था, लेकिन ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बाद से वह अत्यंत औसत दर्जे का हो गया। खासकर ताकत के स्तर के मामले में वांग ये उनसे काफी आगे थे। इस बिंदु तक वह केवल ब्रह्मांडीय स्तर 3 पर था। उसकी वर्तमान गति के साथ ब्रह्मांडीय स्तर 9 तक पहुंचना पहले से ही एक खिंचाव था। डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंचना तो दूर की बात है। मौका तो मिलेगा। वांग ये ने नैन्ते की पीठ थपथपाई। ब्रह्मांड बड़ा है और कई अवसर हैं। इतनी आसानी से हार मत मानो। आरामदायक स्थिति में खेती करो और तुम निश्चित रूप से कुछ हासिल करोगे। नान्ते की स्थानिक प्रतिभा काफी ऊंची थी, जो उनसे कहीं अधिक थी। जब वह न्यू स्टार स्तर पर थे, तब उन्होंने स्थानिक नियंत्रण को पहले ही समझ लिया था और यह केवल चरण 1 नहीं था। अंतरिक्ष का मार्ग इस समय उनका सबसे अच्छा मार्ग था। वह अब थोड़ा खो गया था।
आखिरकार वह एक समय स्वर्ग का गौरवान्वित पुत्र था। उसके विपरीत लौकिक में भी उनकी प्रतिभा अब भी अद्वितीय थी। हालांकि उसके शरीर का हार्डवेयर टिक नहीं सका, उसका सॉफ्टवेयर मजबूत था। भले ही वह स्थानिक नियंत्रण में अच्छा नहीं था, फिर भी वह नानते के दायरे से आगे निकल गया। इसके अलावा उनका प्राइमर्डियल स्टार के साथ कुछ अस्पष्ट संबंध था, विशेष रूप से स्टार कोर में प्रकाश की जेट गेंद जो बिना किसी कारण के संख्या 6 से संख्या 5 में बदल गई थी। यह कैसा रहस्य छिपाया? जैसे ही वह सोच रहा था, एक परिचित व्यक्ति अचानक दूर से चला आया। दूसरे पक्ष की लाल त्वचा ऐसी लग रही थी जैसे वह प्रचंड आग से जल गई हो। उसके शरीर पर आग के पैटर्न अंकित थे और उसके माथे पर अग्नि रक्तरेखा का निशान था। वह अग्नि दार्शनिक थे। मार्शल प्रशिक्षक आपसे मिलना चाहेंगे। अग्नि दार्शनिक ने वांग ये को घूर कर देखा। ओह, वांग ये आश्चर्यचकित थे। मार्शल स्कूल नंबर 7 मार्शल एक स्ट्रीम डोजो के केंद्र में स्थित था। डोजो चर्च की तरह खड़े थे। प्रत्येक मार्शल स्कूल के बाहर कई ब्रह्मांडीय मानव युद्ध कर रहे थे और अभ्यास कर रहे थे और कई अन्य मार्शल स्कूलों में प्रवेश कर रहे थे और बाहर निकल रहे थे। वांग ये ने अग्नि दार्शनिक का अनुसरण किया और आसपास का निरीक्षण किया। चाहे वह डोजो का आकार हो या मानव योद्धाओं का मानक, बाहरी दुनिया की तुलना में यह बहुत बड़ा सुधार था। वे संभ्रांत लोगों की तरह थे जिन्हें चुना गया था। वे मूल रूप से अग्नि दार्शनिक के बराबर थे और कई डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ थे। वे सभी मार्शल प्रशिक्षक के शिष्य हैं। हर कोई यहाँ एक साथ खेती करता है और सुधार करता है। फायर फिलोसफर ने वांग ये से परिचय कराया। वांग ये ने पूछा, तो मार्शल प्रशिक्षक मुझे क्यों ढूंढ रहा है? अग्नि दार्शनिक ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह आपको कुछ संकेत देने में रुचि रखता है। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो मेरा मानना है कि मार्शल प्रशिक्षक आपको एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। लेकिन मैं शिष्य बनने को तैयार नहीं हूँ, वांग ये ने मन ही मन सोचा। इसे एक तरफ रखते हुए, चाहे वह मार्शल प्रशिक्षक का शिष्य बनने का इच्छुक हो, फिर भी उसे मार्गदर्शन देने के लिए एक विशेषज्ञ का होना अच्छा था। चलिए, अग्नि दार्शनिक ने दरवाजा खोला और वांग ये से कहा। ठीक है, वांग ये ने सिर हिलाया और प्रवेश किया। मार्शल स्कूल खाली और शांत था। स्टेडियम एक मजबूत मार्शल आभा से भर गया था। शांत वातावरण बाहर की जीवंतता से बिल्कुल विपरीत था। वांग ये ने कदम रखा, उसके कदम गूंज रहे थे। दूर पर एक रोशनी चमकी और एक लंबा लबादा पहने एक आदमी एक मीनार की तरह खड़ा होकर देख रहा था। जूनियर वांग ये मार्शल प्रशिक्षक का स्वागत करते हैं। वांग ये को एक शक्तिशाली आभा महसूस हुई। हालांकि दूसरा पक्ष केवल डार्क एनर्जी स्तर पर था, वह सुपरस्टार स्तर की डॉली से कमतर नहीं था। दरअसल उन्हें लगा कि अगर दोनों आमने सामने लड़ें तो मार्शल इंस्ट्रक्टर डॉली को हराने में कामयाब हो जाएंगे। ब्रह्मांडीय स्तर 7, चरण 7 लड़ाकू ऊर्जा, चरण 5 स्थानिक नियंत्रण, साथ ही क्षमता उपयोगकर्ता की सुदृढ़ीकरण प्रणाली में प्रशिक्षण। लंबे वस्त्र पहने मार्शल प्रशिक्षक ने वांग ये की ओर देखा। आपका युद्ध कौशल उत्कृष्ट है। क्या आप मेरे साथ जुड़ने के इच्छुक हैं? वांग ये स्तब्ध रह गए। क्या वह इतना प्रत्यक्ष था? वांग ये ने कहा, मैं पहले से ही मार्शल एक स्ट्रीम डोजो का नामांकित शिष्य हूँ, सीनियर। यह अलग है। लंबे वस्त्र पहने मार्शल प्रशिक्षक ने अपना सिर हिलाया। आभासी ब्रह्मांड में मार्शल एक स्ट्रीम डोजो रेत को धोती हुई लहरों की तरह काम करता है और आपको कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। यदि आप मेरे शिष्य बन जाते हैं, तो मैं आपकी साधना में आपका मार्गदर्शन करूंगा। जब आप पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाते हैं, तो आप तुरंत एक मूल्यांकन शिष्य बन सकते हैं और मार्शल एक स्ट्रीम डोजो के चयन में भाग ले सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वह एक पूर्व शिष्य और एक भावी शिष्य होने की प्रक्रिया को छोड़ सकता है और सीधे एक मूल्यांकन शिष्य बन सकता है। वांग ये समझ गए। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ, लेकिन मैं फिलहाल घर बसाना नहीं चाहता। यदि यह पहले होता, तो वांग ये बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए होते। आखिरकार, मार्शल प्रशिक्षक का शिष्य बनने को मार्शल एक स्ट्रीम डोजो में सबसे निचले स्तर में प्रवेश करने के रूप में माना जा सकता है। भले ही वह मार्शल एक स्ट्रीम डोजो के चयन को पास नहीं कर सका, कम से कम उसे अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मुनरू परिवार चिमिंग परिवार की एक छोटी शाखा मात्र थी। उन्होंने एक मार्शल प्रशिक्षक को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की जो डार्क एनर्जी स्तर के चरम पर था। लेकिन अब वह खुद को बचाने के लिए काफी मजबूत था। खेती करने के लिए मार्शल एक स्ट्रीम डोजो में रहना इस समय सबसे अच्छा रास्ता नहीं था। आखिरकार, वह बहुत कम पैसा कमाएगा और उपलब्धि अंक प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके अलावा, जब तक वह मार्शल एक स्ट्रीम डोजो के चयन में उत्तीर्ण नहीं हो जाता, वह बुनियादी स्तर पर ही बना रहेगा और उसके लौकिक नागरिक स्तर को ऊपर उठाना भी कठिन होगा। यदि वह चयन में उत्तीर्ण भी हो गया, तो भी वह केवल बाहरी संप्रदाय का शिष्य होगा। उसे अभी भी एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य, एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य इत्यादि की ओर आगे बढ़ना होगा। रास्ता बहुत लंबा था। वह जानता था कि उसकी प्रतिभा अभी भी काफी दोषपूर्ण थी। क्या आपने इस पर विचार किया है? लंबे वस्त्र पहने मार्शल प्रशिक्षक ने वांग ये की ओर देखा। मुझे क्षमा करें, वरिष्ठ, वांग ये ने अपना सिर नीचे कर लिया। लंबे वस्त्र वाला मार्शल प्रशिक्षक मुस्कुराया। हर किसी की अपनी आकांक्षाएं होती हैं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। हालांकि जब से तुमने मेरे मार्शल स्कूल में प्रवेश किया है, वन हमेशा की तरह तुम्हें कुछ मार्गदर्शन देता है। इसे भाग्य माना जा सकता है। वांग ये की आंखें चमक उठी। कृपया मुझे बताएं, वरिष्ठ। लंबी पोशाक पहने मार्शल प्रशिक्षक ने एक दोस्ताना मुस्कान प्रकट की और उसकी आभा अचानक बदल गई। उसके शरीर से निकली युद्ध ऊर्जा समुद्र में एकत्रित हो गई और उसे अनगिनत धागों की तरह घेर लिया। खुद को पूर्ण मूल के रूप में रखते हुए विशाल आभा ने वांग ये को फंसा हुआ और हिलने डुलने में असमर्थ महसूस कराया। यह स्थानिक नियंत्रण नहीं था और न ही यह अंतरिक्ष के रास्ते से कुछ था। यह एक ऐसी तकनीक थी जो शरीर को स्रोत के रूप में और युद्ध ऊर्जा को पूर्ण शक्ति के रूप में उपयोग करती थी। एक योद्धा का मार्ग अंतहीन है। यह एक युद्ध क्षेत्र है जो युद्ध ऊर्जा को चरम तक विकसित करके बनाया गया है। एक शक्तिशाली युद्ध क्षेत्र न केवल किसी के युद्ध कौशल को बढ़ा सकता है, बल्कि दुश्मन की युद्ध क्षमता को भी कमजोर कर सकता है। यह युद्ध के मैदान पर अजय है। ब्रह्मांडीय मनुष्यों के बीच सुप्रतिभा चरण 5 युद्ध ऊर्जा पर युद्ध क्षेत्र को जारी कर सकते हैं। चूंकि आप पहले से ही चरण 7 युद्ध ऊर्जा तक पहुंच चुके हैं, आप इसे समझने और विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते, हालांकि अपने आप को मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चरण 8 युद्ध ऊर्जा तक पहुंचने और डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंचने के बाद आप इसे समझ सकते हैं। यह दोगुना प्रयास और आधा प्रयास होगा। वांग ये ने युद्ध क्षेत्र की शक्ति को महसूस किया और सिर हिलाया। वह उसे सिखा सकता था, लेकिन क्या उसे झटका देना था? वापस जाओ और इसका अच्छे से अध्ययन करो। लंबे वस्त्र पहने मार्शल प्रशिक्षक ने अपना युद्ध क्षेत्र वापस ले लिया। वांग ये पर दबाव तुरंत गायब हो गया और उसकी सांसें सुचारू हो गईं। वांग ये ने ध्यान से सोचा और अचानक अपना सिर उठाया। वरिष्ठ, क्या आप मुझे मौलिक संलयन तकनीक की तकनीकों पर कुछ संकेत दे सकते हैं? चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पूछने में कोई शर्म नहीं आई। मौलिक संलयन तकनीक। लंबे वस्त्र पहने मार्शल प्रशिक्षक ने वांग ये की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे आप में कोई मौलिक वंशावली नहीं दिखती। आप मौलिक संलयन तकनीक विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह एक महान मार्ग है, लेकिन इसमें कदम रखने के लिए आपको कुछ योग्यताओं की आवश्यकता है। क्या मेरे पास एक मौलिक वंशावली होनी चाहिए? क्या यह पर्याप्त नहीं है कि किसी ने मौलिक प्रकार की क्षमता में महारत हासिल कर ली है? वांग ये ने पूछा। मजबूत करने वाली प्रणाली के अलावा आपने मौलिक प्रणाली की भी खेती की है? लंबे वस्त्र वाला मार्शल प्रशिक्षक मुस्कुराया।
वांग ये ने विनम्रतापूर्वक कहा, रात के 1 बजे तक प्रतिभाहीन होने के बावजूद मैंने विशेष प्रणाली को छोड़कर बाकी सब कुछ विकसित कर लिया है। क्या आपको नहीं लगता कि आपका रास्ता बहुत बिखरा हुआ है? लंबे वस्त्र पहने मार्शल प्रशिक्षक का दम घुट गया। वांग ये ने कहा, मेरी योग्यता औसत दर्जे की है और मुझे सही रास्ता नहीं मिला है। आप काफी विनम्र हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, जोखिम लेने के लिए युवा होना पूंजी है। लंबे वस्त्र पहने मार्शल प्रशिक्षक जोर से हंसे। हालांकि मौलिक संलयन तकनीक की सख्त आवश्यकताएं हैं। यदि आपके पास मौलिक वंशावली नहीं है, तो आपको कम से कम एक विकास तकनीक विकसित करनी होगी जो तत्वों की उत्पत्ति के साथ संगत हो, क्योंकि मौलिक संलयन तकनीक में तत्वों की उत्पत्ति और आपके शरीर के लिए आवश्यकताएं हैं। वांग ये की आंखें चमक उठी। क्या यह महान संयोग नहीं था? क्या थंडर प्राचीन विकास तकनीक जिसका मैं अभ्यास कर रहा हूँ संगत है? वांग ये ने पूछा। लंबे वस्त्र वाला मार्शल प्रशिक्षक रुक गया। फिर वह अचानक वांग ये के सामने आया और एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी भौहों के बीच का संदेह आश्चर्य और फिर सदमे में बदल गया। उन्होंने वांग ये की ओर देखा और कहा, वास्तव में गड़गड़ाहट की उत्पत्ति से एक प्रतिक्रिया होती है, लेकिन यह असंभव है। आपका शरीर बेहद खराब है, तो आप थंडर प्राचीन विकास तकनीक को कैसे समझ सकते हैं? बेहद गरीब, वांग ये श्राप देना चाहता था। अवसर हुआ। लंबे वस्त्र पहने मार्शल प्रशिक्षक ने आह भरी और वांग ये को ईर्ष्या से देखा। इस विकास तकनीक के साथ आप अपने कमजोर शरीर की ऊपरी सीमा को पूरे स्तर तक बढ़ा सकते हैं। आप वास्तव में मौलिक संलयन तकनीक विकसित कर सकते हैं। यकीन से वांग ये खुश थे। लेकिन लंबे वस्त्र पहने मार्शल प्रशिक्षक ने अचानक अपना स्वर बदल दिया और वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या तुम सचमुच मेरे शिष्य बनने के इच्छुक नहीं हो? इस बार लंबे वस्त्र पहने मार्शल प्रशिक्षक की आंखें स्पष्ट इच्छा और प्रत्याशा से भर गईं। क्या उसने यह नहीं कहा कि वह उस पर दबाव नहीं डालेगा?